सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देवशाह एंड स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब चैनल पे। गाइस गाइस गाइस, वेलकम बैक टू अवर एफएम रिवीजन बैच। और हम जो है आज रिवाइज करने वाले ये बड़ा सा दिखने वाला चैप्टर जो एक्चुअली में उतना बड़ा नहीं है, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की मैं बात करूं ना मेरे भाई, तो ये चैप्टर ऐसा है कि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो एक तो इस बच्चों को इसकी लेंथ ही पसंद नहीं है। बोले भैया इतना बड़ा चैप्टर कहाँ से करके जाए। तो भाई साहब, मेरा रिवीजन बैच कब काम आएगा, मेरी हैंड रिटन नोट्स कब काम आएगी। तो मैंने इस बड़े से दिखने वाले चैप्टर को है ना इन 8 to 9 पेजेस पूरा पूरा कंसाइज करके तुम्हारे सामने रख दिया है। 8 to 9 पेजेस पूरा पूरा इस बड़े चैप्टर के नोट्स मैंने तुम्हारे सामने कंसाइज करके रख दिए। तो आज इसी नोट से अपन लोग रिवाइज भी करेंगे और मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और ये तो भैया क्या इतना काफ़ी है भाई साहब, काफ़ी है इतना। इसमें मैंने 2-3 कंसेप्ट नहीं कवर किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, बट मोर देन 90% ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर नोट्स। और इसको करने के बाद तुम आरटीपी के क्वेश्चन कर पाओगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चन कर पाओगे, मॉड्यूल के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे नहीं बोलूंगा बट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तुम सॉल्व कर पाओगे। तो भाई साहब, वी विल क्रिएट अ वर्केबल बैलेंस और तुमको एग्जाम रेडी मैं इस पर्टिकुलर सेशन में कर दूंगा। ठीक है, तो एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और भाई साहब तुम लोग है ना, मेरे को पता है लेक्चर शुरू तो करते हो लेकिन ऐसे पीप इन करके पीप आउट कर देते हो, कोई सेंस नहीं बनने वाला भाई। पूरा लेक्चर देखोगे उसी को फायदा मिलने वाला है, अब भी से बोल के रख रहा हूँ। ठीक है, एंड एक और चीज, अब जब मेजॉरिटी लोग ऐसा कर रहे हैं ना, यू टेक द बेनिफिट एंड यू वॉच द फुल लेक्चर, क्योंकि इंस्टीट्यूट को वैसे ही लोग चाहिए जो डेली कंसिस्टेंटली आके एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पे रोज आके कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहा हूँ ना, तुमको बस देखना है लेक्चर और मेरे साथ प्रैक्टिस करना है बस। बाकी सब बैक एंड वैक एंड सब मैं संभाल रहा हूँ इधर। तो भाई जो लोग कर रहे हैं कंसिस्टेंटली एफर्ट्स वो लोग तो भाई एग्जाम पार कर जाएंगे, बट जो लोग कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं करेंगे, बी प्रिपेयर टू गेट एन अनसक्सेसफुल रिजल्ट। भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता फिर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बट उसके पहले पिछले लेक्चर में जो वर्क दिया था सेल्फ स्टडी का वर्क, आई होप वो करके आए हैं आप लोग, और इसी अजम्पशन पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन 3, 2, 1 शुरू किया जाए। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की मैं बात करूँ ना मेरे भाई, तो इस चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसपे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, और एक आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस जो आपको पूरे पूरे डिस्क्रिप्टिव वाले आते हैं ना, 6-7 नंबर के एग्जाम में, वो वाले। इसी के अलावा कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स भी है जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बट इंस्टीट्यूट है कभी भी बम फोड़ सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्मॉल क्वेश्चंस के रिलेटेड कंसेप्ट्स में। वो सब है ना एनपीवी, आईआरआर, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, वो सारे कंसेप्ट हम लोग सबसे पहले उठा रहे हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट तुम्हारे पीछे बोर्ड पे तुमको दिख रहा है, दैट इज पेबैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब पेबैक पीरियड क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैं तुमको ना ऐसे ही नहीं समझा पाऊंगा। मेरे पास मस्त पैकी एक एग्जांपल है। समझो एक प्रोजेक्ट है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 4 लाख का। ठीक है, 4 लाख तुम आज इन्वेस्ट कर रहे हो और ईयर 1 और ईयर 2 में वो प्रोजेक्ट तुमको 1.5 लाख रुपए की इनकम कमा करके दे रहा है, और ईयर 3 और ईयर 4 और ईयर 5 ये 3 साल में 75,000 पर एनम की इनकम तुमको कमा करके दे रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रोजेक्ट की जितनी भी तुमको इनकम दिख रही है, कितने सालों की इनकम सफिशिएंट है ये 4 लाख के कैश आउटफ्लो को कवर करने के लिए। क्योंकि देखो तुमने आज 4 लाख डाले एंड यू वांट दैट 4 लाख बैक, बराबर। तो प्रोजेक्ट की कितने सालों की इनकम सफिशिएंट है ये 4 लाख को कवर करने के लिए, दैट इज पे बैक पीरियड। मतलब द कैश आउटफ्लो विच यू पे टुडे, टिल व्हाट टाइम द प्रोजेक्ट विल पे दैट आउटफ्लो बैक टू यू, ऐसा। तो देखो सबसे पहले तो पहले साल कितना हो रहा है, 1.5 लाख। तुमको 4 लाख रिकवर करने, तो पहले साल में 1.5 लाख रिकवर हो गया, तो 4 में से 1.5 गया तो 2.5 बचता है। फिर वापिस से 1.5 लाख, 2.5 में से 1.5 गया तो 1 मिनट कितना है, 4 लाख माइनस 1.5 लाख, तो 4 माइनस 1.5 के करके, तो 4 माइनस 1.5 करके 2.5 लाख बराबर, माइनस 1.5 लाख तुम करोगे तो 1 लाख बचता है, 1 लाख बचता है। ठीक है, अब 30 देखो पहले 2 साल में तो 1.5 लाख का इनकम हो रहा है, फिर ईयर 3 में 75K हो रहा है। मतलब अब कहना इसे 4,25,000 पहले 3 साल में, अरे 4,25,000 क्या, 3,75,000 आपने पहले साल में रिकवर कर लिया। हाँ भैया, 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 75, ठीक है, आपको 4 लाख रिकवर करने थे, बट आपने 3 साल में 3.75 लाख रिकवर कर लिए। बट अभी 4th ईयर में भी आपको 75,000 का ही इनकम मिलने वाला है, बट आपको और कितना चाहिए भैया, 4 लाख में से 3.75 लाख रिकवर हो गए, हमको 25K और चाहिए, बट 4थे साल के एंड तक आप 75K कमा लोगे। बट इसका मतलब कहना ही से दैट द पेबैक पीरियड इज समवेयर बिटवीन 3 years एंड 4 years। क्योंकि खुद सोचो, तीसरे साल के एंड तक यू हैव कवर्ड 3.75 lakhs,
चौथे साल के एंड में आप कितना जाओगे 3.75 प्लस 0.75, चौथे साल के एंड तक आप 4.5 में पहुंचोगे और आपको 4 रिकवर करने हैं, मतलब 4 इज समवेयर बिटवीन 3.75 एंड 4.5, तो बिटवीन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के बीच में आप इस पे आपका 4 लाख रिपे हो जाएगा। अब कितना एग्जैक्टली मैं बोलूँ ना, तो एक तो 3 ईयर्स प्लस फोर्थ ईयर में टोटल कितना रिकवर हो रहा है 75 के, उसमें से आपको कितना चाहिए बैलेंसिंग फिगर 25 के, सो इट इज 3.33 ईयर्स या 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। ये एकदम बेसिक सा अपना पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट था। इसी के अलावा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पता है क्या होता है, सेम कंसेप्ट है, बस ये जो कैश फ्लोज है ना इसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में डिस्काउंट करना और फिर पता लगाना कि प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में जो फ्यूचर कैश फ्लोज है वो कितने सालों के सफिशिएंट है मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। देख लो, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर, जस्ट चेक आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। ठीक है, हाँ जी। अब अगला कॉन्सेप्ट है जो तुम बचपन से करते आ रहे हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स थोड़ा नया है इस चैप्टर में। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है भैया, कब से करते आ रहे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, यही सेम जो फॉर्मूला है ना पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख दो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज या इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीचे, तो तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बिहेवियर के बारे में ना इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आप थोड़ा से अच्छे खासे वेल प्रिपेयर्ड हो। तो देखो, अगर समझना, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज से ज्यादा है, मतलब न्यूमरेटर बॉस डिनोमिनेटर से ज्यादा है, सुनो सॉरी न्यूमरेटर क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, मतलब पीवीसीओ नीचे पीवीसीआई ऊपर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम आएगा। और इसी केस में तुम्हारा एनपीवी नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा है, तो एनपीवी नेगेटिव में चला जाएगा। तो कंक्लूजन इज कि जब एनपीवी नेगेटिव आता है पीआई इज लेस देन 1। अब इसी का उल्टा, पीवीसीआई जब ज्यादा है तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो पीआई का आंसर 1 से ऊपर आएगा और एनपीवी पॉजिटिव आएगा। और पीवीसीआई और पीवीसीओ सेम है, ये पता है कौन से केस में हो सकता है, एक ही केस में हो सकता है, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सिर्फ आईआरआर ही एक ऐसा रेट है जिस पर पीवीसीआई पीवीसीओ इक्वल हो सकता है। उस केस में खुद सोचो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज 1, तो पीआई 1 आएगा और एनपीवी पीवीसीआई, समझो पीवीसीआई 5 लाख है, पीवीसीओ भी 5 लाख है, 5 लाख माइनस 5 लाख एनपीवी हो जाएगा 0। अब मैंने एक बात बोली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो चलो अगला कंसेप्ट वही है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें तुमको बस यही फॉर्मूला याद रखना है। पहले तो दो अलग अलग रेट्स पे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने का, एक में एनपीवी पॉजिटिव आना चाहिए, एक में एनपीवी नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, मतलब उन दोनों के बीच में तुम्हारा एनपीवी 0 होने वाला है। तो अब क्या करना है, आईआरआर के फॉर्मूला में ये सारा डेटा डाल देना। इट इज आईआरआर मतलब लोअर रेट प्लस लोअर रेट पे क्या एनपीवी है डिवाइडेड बाय लोअर रेट पे क्या एनपीवी है माइनस हायर रेट पे क्या एनपीवी। अब ये माइनस क्यों, क्योंकि याद रखना हायर रेट का जो एनपीवी है ना वो हमेशा नेगेटिव जाता है। ठीक है, तो माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट करोगे ना तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो ये फॉर्मूला जो है बनाया हुआ है और तुम इसके साथ कर दोगे तो तुमको वो एग्जैक्ट रेट आ जाएगा जिस पे तुम्हारा एनपीवी 0 है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 है। ठीक है, ये स्केल तुम पढ़ लेना। ठीक है, और एक चीज तुमको ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे तुम रेट बढ़ाते जाओगे, डिस्काउंट रेट तुम्हारा बढ़ाते जाओगे, एनपीवी घटता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्काउंट रेट घटाते जाओगे एनपीवी बढ़ता जाएगा। सो इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब समझो आपने 5% डिस्काउंट रेट लिया जिस पे आपका एनपीवी पॉजिटिव आया, मतलब अभी आपको एनपीवी घटाना पड़ेगा क्योंकि एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, तो एनपीवी एक पॉजिटिव आया, आपको एनपीवी घटाना है, तो डिस्काउंट रेट 5% से बढ़ा दो, 7% लो, 8% लो एंड वाइस वर्सा। समझो 5% पे एनपीवी नेगेटिव आया, मतलब अब आपको एनपीवी बढ़ाना है क्योंकि दूसरा एनपीवी पॉजिटिव चाहिए, दूसरा रेट पे एनपीवी पॉजिटिव चाहिए, तो रेट को घटाना पड़ेगा क्योंकि एनपीवी को बढ़ाना है। तो 5% से नीचे घटा दो, 3%, 2% वैसा। ठीक है, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हाइल कैलकुलेटिंग आईआरआर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्मॉल क्वेश्चंस। एक और कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, मैं करवाऊंगा बट दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दीज नोट्स। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अभी हम लोग बड़े क्वेश्चंस पर आते हैं। अब बड़े क्वेश्चंस में ना समझ में ही नहीं आता है शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ पे करें। भैया समझ में ही नहीं आता है शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ पे पड़े, तो भाई साहब ये पूरे प्रोसेस को ना और सारे कॉन्सेप्ट को 4 सिंपल स्टेप में मैंने तुम्हारे लिए कंसाइज करके दिया हुआ है, मेरी बात सुनते जाना। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है शिद्दत से, बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले तो क्वेश्चन शिद्दत से पढ़ना है और देखना है कि क्या क्या कैश इनफ्लोज है और क्या क्या कैश आउटफ्लोज है। तो भैया
फटाफट से हमको बता दो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्वेश्चन में क्या क्या कैश इनफ्लो हो सकते हैं, क्या क्या कैश आउटफ्लो हो सकते हैं। सबसे पहले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब आप प्रोजेक्ट के डे 1 में जो इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वो जैसे मैं बोलता हूँ कि एक प्रोजेक्ट है जो डे 1 पे 6 लाख का इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, 6 लाख रुपीज ऑन डे 1 इज माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ना, काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि तुमको इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिए जाए, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस देखना कब हो रहा है और उस हिसाब से उसमें लेना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मशीन आया, मशीन के लिए 2 लाख पे किया आज डे 1 पे, बट इंस्टॉल हो रहा है 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद उस कैश फ्लो को कंसिडर करना। बाकी डे 1 का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख जो अपफ्रंट आपने डे 1 पे किया वही आएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस आगे आ जाएगा। दूसरा आता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। देखो, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस की मैंने बात की ना कि बाद में आएगा, वो तुम्हारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट में डाल देना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हाँ देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल मैंने क्या बोला, डे 1 पे होता है। एडिशनल मतलब अगर ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो आप इस प्रोजेक्ट के लेटर स्टेजेस पे कर रहे हो, वो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे मैं बोलता हूँ कि टोटल 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें से 1 लाख डे 1 पे देना है, 1 लाख 1 साल के बाद देना है। 1 लाख इज माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो मैं डे 1 पे दे रहा हूँ, एंड 1 लाख इज माई एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो मैं लेटर स्टेज पे दे रहा हूँ। बट याद रखना, लेटर स्टेज पे कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो कैश आउटफ्लो तो होगा ही, बट उसको प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करना। क्यों? आज से 1 साल के बाद हो रहा है, एनपीवी कैलकुलेशन के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा। फिर आता है सेविंग्स। तुमको वर्ड दिखेगा कि भाई साहब मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया ना, उससे मेरा वेजेस का खर्चा बच गया, मेरा रेवेन्यू नहीं, मेरा वेजेस का खर्चा बच गया, मेरा जो है मेंटेनेंस का खर्चा बच गया। काफ़ी बार इंस्टीट्यूट बोलेगा दैट सेविंग्स इन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सेविंग्स इन वेजेस। सेविंग्स को ना सेल्स की तरह ट्रीट करो और उसको एनुअल सीफैट कैलकुलेट कर रहे हो ना, तब रेवेन्यू में डाल दो। एनुअल सीफैट क्या है, कैसे निकालते हैं, वो अगले स्टेप में आएगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, सेविंग्स जो है वो एक कैश इनफ्लो है और जिस साल में इंकर हो रही है उसी साल के सीफैट इनकम स्टेटमेंट में हम लोग डाल देंगे। फिर चौथा आता है मेरे भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तुम देखोगे कि भाई साहब कभी कभी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, तो कंपनी का ये प्रोजेक्ट छूट गया, तो ये प्रोजेक्ट छूटने का जो भी रेवेन्यू था, समझा मैं बोलता हूँ प्रोजेक्ट ए में 2 लाख है, प्रोजेक्ट ए से 2 लाख का रेवेन्यू हो रहा है, प्रोजेक्ट बी से 3 लाख का रेवेन्यू हो रहा है, कंपनी ने प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट किया, तो प्रोजेक्ट बी का 3 लाख का रेवेन्यू कंपनी का मिस हो गया ना, तो 3 लाख का जो रेवेन्यू है प्रोजेक्ट बी का वो कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। और ये जो है कैश आउटफ्लो की तरह ट्रीट करना है इसको, एंड प्लस जिस साल में हुआ है उसी साल, जिस साल में इंकर हुआ है उसी साल में आप उसको कैश आउटफ्लो की तरह कंसिडर करेंगे एंड इसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ले ना, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो भैया हमें अज्यूम कर लेना है कि हर कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, द आंसर इज नो। इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा सामने से कि कितना कितना कुछ ना कुछ तो हिंट देगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ कितना कितना कैसा कैसा है। फिर पांचवा संक कॉस्ट। अब इस पर है ना तुम्हारी मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, मैं तुमको उसी का एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्वेश्चन है जिसमें बोलता है कि आज से 2 साल पहले है ना कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कर लिया था और अब कंपनी को डिसाइड करना है कि मशीन खरीदना है कि नहीं खरीदना है। सुनना, आज से 2 साल पहले कंपनी ने रिसर्च एंड R&D का खर्चा कर लिया था और आज कंपनी को डिसाइड करना है कि मशीन लेना है या नहीं लेना है। तो मेरे को एक बात बोलो, चाहे कंपनी मशीन ले या चाहे कंपनी मशीन ना ले, R&D का खर्चा तो 2 साल पहले हो गया ना, बस। तो जो खर्चा ऑलरेडी हो गया है, जिसका कुछ नहीं हो सकता है, उसको इग्नोर करो, दैट इज संक कॉस्ट। जो खर्चा आज से बहुत टाइम पहले से इंकर हो चुका है, दैट इज माई संक कॉस्ट। और याद रखना, इसको तुम्हारे कैश फ्लो एनालिसिस में कंसिडर नहीं करना, इसको उस तरह से इग्नोर करना जिस तरह से तुम्हारी क्रश तुमको इग्नोर करती है। भैया अभी आप बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहे हो, मैंने भी दुख झेला है, मैं अकेला क्यों एग्जाम्पल लूँ भाई, मैं भी तुमको एग्जाम्पल दूंगा। तो भाई साहब याद रखना, संक कॉस्ट इज लाइक योर क्रश। जैसे क्रश तुम्हारी तुमको इग्नोर करके भाग जाती है ना, वैसे संक कॉस्ट को भी तुमको इग्नोर करके भाग जाने का, खत्म बात। चलो अब आ जाते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज डेप्रीसिएशन। अब जो डेप्रीसिएशन वाला पार्ट है, 1 मिनट, नहीं हो रहा है क्या प्रॉपर, रुको ना 1 मिनट। अब आ रहा है, अब आ रहा है, चलो ठीक है। तो अब सुनना बात ध्यान से, डेप्रीसिएशन की अगर मैं बात करूं ना मेरे भाई, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे काफी बच्चे जो है दिक्कत खा जाते हैं। डेप्रीसिएशन इज अ पॉइंट जहां पे काफी बच्चे क्या खा जाते हैं बॉस, दिक्कत खा जाते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डेप्रीसिएशन अगर SLM बेसिस पे दिया हुआ है तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है कि भाई साहब इट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप या सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अब WDV मेथड, जब भी मेरे भाई WDV मेथड आएगा ना, तब तुमको 2 स्टेप्स में इस डेप्रीसिएशन, हर एक साल के डेप्रीसिएशन को निकालना है। तुम डायरेक्टली डेप्रीसिएशन मत निकालना, सबसे पहले हर एक साल की क्लोजिंग WDV तुमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम हर एक साल का डेप्रीसिएशन निकालो। WDV देखो, ये वाला जो मेथड है तुम इसको अकाउंट्स में यूज करते हो ना, तो ये SLM मेथड से जब भी डेप्रीसिएशन निकालने आए ना, ये अकाउंट्स वाला डेप्रीसिएशन है, मतलब
ऐसे याद रखने का दैट इट इज अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। बट याद है टैक्स में तुम हर एक साल की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालते हो, ब्लॉक डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 याद होगा शायद, तो हर एक साल की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकलती है, फिर उस पर डेप्रिसिएशन। हाँ, तो ये जो डब्ल्यूडीवी मेथड पे डेप्रिसिएशन आया दैट इज टैक्स वाला डेप्रिसिएशन। अब टेंशन मत लेना, तुम टैक्स भूल गए होंगे, टैक्स तुमको याद नहीं होगा उतना अच्छे से, दैट आई अंडरस्टैंड, ग्रुप 2 में आ गए हो तो भाई साहब मैं ना तुम्हारे लिए बना करके ही लाया हूँ कि हर साल की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी तुमको कैसे निकालनी है, हर एक साल की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कैसे निकालनी है वो समझना। सबसे पहले तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस उस साल में अगर आपने उस पर्टिकुलर ब्लॉक में कोई एडिशन किए, कोई नया असेट खरीदा है, वो ऐड हो जाएगा। फिर उस ब्लॉक से अब समझना, मैं बोलता हूँ कि 2 लाख का मशीन खरीदा, ओपनिंग ब्लॉक 1 लाख रुपए का था, तो 1 + 2 3, बट मैंने 4 लाख का मशीन 5 लाख में बेचा, तो जो 5 लाख का सेलिंग प्राइस है, मेरी बात ध्यान से सुनना, 5 लाख का जो सेलिंग प्राइस है ना वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो फिर जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बचता है उस पर तुम्हारा डेप्रीसिएशन लगेगा। ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे परसेंटेज लगा करके डेप्रीसिएशन कर लगाना, फिर वो ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी में से वो डेप्रीसिएशन का फिगर माइनस करोगे तो अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगा। फिर वापस से ये एडजस्टमेंट्स रिपीट, अब उस साल का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी उस पर डेप्रीसिएशन, फिर उस साल के क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी में से उसका डेप्रीसिएशन वापस से माइनस, तो उसके अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगा, फिर से एडजस्टमेंट्स, फिर से डेप्रीसिएशन, फिर से एडजस्टमेंट्स, फिर से डेप्रीसिएशन, ऐसे डब्ल्यूडीवी का सिस्टम चलता रहेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट डेप्रीसिएशन। अच्छा, एक और चीज़, काफ़ी बार है ना तुमको ये भी पूछा जाएगा कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालो। रुको मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, रुको पहले तुमको एसएलएम और डब्ल्यूडीवी समझा? हाँ भैया समझ गया। अब अगले कैश फ्लो पे ध्यान दो। द नेक्स्ट कैश फ्लो इज कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस। अब याद रखना कैपिटल गेन और लॉसेस में सबसे पहली चीज बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया इसमें क्यों नहीं लिया हुआ है। तो जब तक, आई रिपीट माई सेल्फ, जब तक इंस्टीट्यूट कैपिटल गेन का टैक्स रेट क्वेश्चन में मेंशन ना करे, सेपरेटली बोलना चाहिए कि इनकम टैक्स रेट वैसे तो 30% है बट कैपिटल गेन्स टैक्स 15% है। जब तक इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन में ना बोले, इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडरेशन में लेना ही मत। इंस्टीट्यूट बोलेगा कि 3 लाख, तुमको पता दिखेगा कि 3 लाख का मेरा बुक वैल्यू आ रहा है डब्ल्यूडीवी का और मैंने उस एसेट को 5 लाख में बेचा है, नहीं, इंस्टीट्यूट सिर्फ एक ही टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स रेट मेंशन करे तो उसको अपन कैपिटल गेन्स का टैक्स रेट नहीं मान सकते। और जब तक इंस्टीट्यूट ये वाला रेट क्वेश्चन में एक्सप्रेसली ना दे और या फिर इंस्टीट्यूट बोले नहीं कि कैपिटल गेन टैक्स इज सेम एज द नॉर्मल टैक्स रेट, डू नॉट कंसिडर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉसेस, ठीक है। बट भैया अगर इंस्टीट्यूट ने दे दिया तो हाँ, तो मैं बताता हूँ ना क्या होगा। सबसे पहले याद रखना, अगर तुम्हारा कैपिटल गेन का फिगर प्रॉफिट में जाता है, समझो अगर कैपिटल गेन हुआ मतलब कहने से उस पर तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, तो जिस साल कैपिटल गेन हुआ उस साल का ये कैश आउटफ्लो। बट अगर कैपिटल लॉस हुआ तो याद है लॉस में तुम लॉस को तुम सेट ऑफ कर सकते हो। हाँ भैया लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं तो उससे हमारी इनकम घट जाएगी, तो कैपिटल लॉस बोले तो टैक्स सेविंग हो जाता है और भैया इसको तुम कैश इनफ्लो की तरह ट्रीट कर देना। इसी के अलावा जो असेट बिका ना उसका सेल प्रोसीड्स कैश इनफ्लो की तरह लेना मत भूलना। तो दो चीज़ें, एसेट बिका कैश इनफ्लो आएगा ही, सेल प्रोसीड या सैल्वेज वैल्यू जो भी बोलो। इसी के अलावा अगर कैपिटल गेन का टैक्स रेट दिया हुआ है या क्वेश्चन ने हिंट दिया हुआ है, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस भी निकलेगा और उस पर टैक्स या टैक्स सेविंग भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? सिंपल, सेल प्रोसीड्स लेना, उसमें से कितना बुक वैल्यू है उसको माइनस करना, तो कैपिटल गेन या लॉस का फिगर आ जाएगा। फिर चाहे गेन आए चाहे लॉस आए उस पर कैपिटल गेन टैक्स का जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर देना, और जो कैपिटल गेन का फिगर है वो पॉजिटिव है तो उस पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई करोगे तो टैक्स का फिगर भी पॉजिटिव आएगा, कैश आउटफ्लो। लेकिन कैपिटल लॉस का फिगर नेगेटिव आएगा, उस पर कैपिटल गेन का टैक्स रेट मल्टीप्लाई करोगे वो फिगर भी नेगेटिव आएगा। तो अगर नेगेटिव फिगर आया तो कैश इनफ्लो की तरह लेना, पॉजिटिव आया तो कैश आउटफ्लो की लेना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ, कंसेप्चुअली चलना है। मैं जाता हूं अब अगले कैश टाइप ऑफ कैश फ्लो पे, दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वी ऑल नो कि इट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब याद रखना वर्किंग कैपिटल के दो ही पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जिस साल वो वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हुआ है उस साल के लिए उसका कैश आउटफ्लो बन जाएगा, और जिस साल में वो वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाता है वो कैश इनफ्लो। जनरली मैंने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन का ये ट्रेंड देखा है कि वर्किंग कैपिटल जो है ना वो प्रोजेक्ट के डे 1 में ही इन्वेस्ट हो जाता है, और जो रिलीज हो जाता है ना वो प्रोजेक्ट की लाइफ के एंड पे हो जाता है। मतलब समझो 5 साल का प्रोजेक्ट है तो डे 1 पे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट हो जाएगा, तो दैट विल बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट कैश इनफ्लो जो हो जाएगा ना मेरे भाई वो प्रोजेक्ट की लाइफ के एंड में हो जाएगा, सो इट विल बी इन द ईयर इन विच इट इज रिलीज, उसका कैश इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इसी के अलावा काफी बार मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें इंस्टीट्यूट बोलेगा कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स इतना है, इन्वेस्टमेंट इन करंट लाइबिलिटीज इतना है, तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। जैन 25 में ना उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला था कि वर्किंग, जैन 25 का जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला था
कि इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज ऑफ दिस अमाउंट, वो उन्होंने ऐसा बोला था कि इन्वेस्टमेंट इन दिस करंट एसेट, मतलब ऐसा बोला था कि इन्वेस्टमेंट डेटर्स में इतना है, इन्वेस्टमेंट तुम्हारे क्या बोलते हैं दूसरे कोई करंट एसेट में इतना है, और इन्वेस्टमेंट इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इतना है। तुमको समझ में आना चाहिए कि सन्ड्री डेटर्स मेरा करंट एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरी करंट लाइबिलिटी है, तो डेटर माइनस क्रेडिटर करके मेरा वर्किंग कैपिटल नेट नेट में कितना इन्वेस्ट हुआ है वो, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, आज करना है आपने को वो क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल, तो ये ध्यान रखना। तो क्या, तो ये वो सारे टाइप ऑफ कैश फ्लोज थे जो तुमको क्वेश्चन में मिलेंगे। तो सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहले ये सारे टाइप के कैश फ्लोज तुमको आइडेंटिफाई करने हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है, तुमको एनुअल सीफैट निकालना है। इनकम स्टेटमेंट पता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ईबिट आएगा, माइनस डेप्रीसिएशन तो ईबिट आएगा, इंटरेस्ट रहता नहीं है तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स हो गया, वो उसमें से टैक्स माइनस हो गया तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले तो इतना करो, इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पहले तो वो निकालो, प्लस जितने भी डेप्रीसिएशन है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, उन सबको ऐड बैक कर दो। मैंने क्या बोला, पहले तो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचो, उसमें डेप्रीसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, बस, तो तुम्हारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। ये नॉर्मल अप्रोच है। अब काफी बार क्या होता है ना, इंक्रीमेंटल अप्रोच भी पॉसिबल है। काफी बार क्या है पता है, इंक्रीमेंटल अप्रोच भी है ना पॉसिबल है। अब इंक्रीमेंटल अप्रोच में पता है क्या होता है, यू विल हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अंडर द इंक्रीमेंटल लॉजिक। मतलब समझो, मैं बोलता हूं कि अगर तुमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया ना तो 5 लाख की रेवेन्यू जनरेट होगी, लेकिन अगर तुमने प्रोजेक्ट को रिप्लेस नहीं किया या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो भी तुम्हारा 2 लाख का तो रेवेन्यू जनरेट हो ही रहा है। तो पता है इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा, लिखोगे सेल्स, पहली बात तो इन्वेस्ट किया तो कितना रेवेन्यू 5 लाख, माइनस इन्वेस्ट नहीं किया तो कितना रेवेन्यू 2 लाख, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना हुआ 3 लाख। ऐसे हर एक साल का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकलेगा, माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सारे माइनस होंगे तो तुम्हारा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकलेगा, समझा। उसके बाद क्या करना, उसमें से टैक्स निकालना, फिर उसमें जो भी इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन वगैरह है वो ऐड बैक करना। अब तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि भैया ये इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन कैसे निकाले, तो याद रखना, जब भी इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन निकालना है तो तुमको निकालना पड़ेगा इंक्रीमेंटल क्लोजिंग डब्ल्यूडी। समझना, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन में भी 2 चीजें हो सकती है, एक तो एसएलएम बेसिस, एक तो डब्ल्यूडीवी बेसिस। अगर इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन बोला है बट एसएलएम बेसिस पे बोला है तो एक चीज याद रखना, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ करके एट प्रेजेंट कितना डेप्रीसिएशन निकल रहा है इन कंपैरिजन टू अगर नया मशीन खरीदा तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन डब्ल्यूडीवी करके कितना डेप्रीसिएशन आएगा वो, ठीक है। तो दिस माइनस दिस करके तुम्हारा जो एडिशनल डेप्रीसिएशन निकलेगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ कि एट प्रेजेंट ये फॉर्मूला से हर एक साल का डेप्रीसिएशन 2 लाख आ रहा है, नए फॉर्मूला से, नए मशीन के फॉर्मूला से हर एक साल का डेप्रीसिएशन 2.5 लाख आ रहा है, तो 50,000 का एडिशनल डेप्रीसिएशन निकला ना, हाँ, तो ईबिट में से सिर्फ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन 50 के माइनस होगा। अब कमिंग टू अ मोर कॉम्प्लिकेटेड केस, जहाँ पे इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं कि देख भाई मेरे को डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करना है और मेरे को इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन निकालना है। पहले 3 मेथड तो बन जाते हैं बच्चों से, बट जहां पे भी डब्ल्यूडीवी प्लस इंक्रीमेंटल का कॉम्बो आता है ना, बच्चे थोड़े से थरथरते, तो इसका सोल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। एंड डोंट वरी, ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिससे तुमको पूरा समझ जाएगा कि डब्ल्यूडीवी मेथड में इंक्रीमेंटल बेसिस पे डेप्रीसिएशन कैसे निकालना है। इधर आ जाओ। तो सबसे पहला है ना, तुमको निकालना पड़ेगा कि भाई साहब इंक्रीमेंटल हर एक साल का इंक्रीमेंटल क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख है और नया मशीन मैंने 3 लाख का खरीदा है, रुक जाओ। तो सबसे पहले वही लिखो कि अगर मशीन नहीं खरीदा तो क्या, मशीन खरीदा तो क्या। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना, दोनों केस में 5 लाख। अगर मशीन खरीदा तो यहाँ पे 3 लाख ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी के लिए परचेसेस को ऐड करना पड़ेगा ना ब्लॉक में। बट अगर नहीं खरीदा तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो अब देखो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी यहाँ पे कितना आया 8 लाख, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी यहाँ पे कितना आया 5 लाख। तो देखो इंक्रीमेंटल कितना हुआ, कहना इसे 3 लाख रुपए, कहना इसे 3 लाख रुपए। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, रुको, एक छोटू सा करेक्शन है। अगर यहाँ पे परचेस किया तो कितना है, बट यहाँ पे परचेस नहीं किया तो कितना है, बस। हाँ, तो अब देखो परचेस किया तो इंक्रीमेंटल डब्ल्यूडीवी मतलब डब्ल्यूडीवी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का फिगर 3 लाख से बढ़ गया। हाँ, बस इसी 3 लाख पे 10% डेप्रीसिएशन निकाल के हर एक साल का इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी भैया, समझ में आ गया हमको, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज, अगर रिप्लेसमेंट डिसीजन है और अगर उसमें डब्ल्यूडीवी दिया है तो याद रखना रिप्लेसमेंट डिसीजन के हर एक क्वेश्चन को इंक्रीमेंटल अप्रोच से ही सॉल्व करना है। रिप्लेसमेंट डिसीजन के हर एक क्वेश्चन को वी विल हैव टू सॉल्व इट बाय इंक्रीमेंटल कैश फ्लो ओनली। ठीक है, कैसे निकलेगा, वेरी वेरी सिंपल। एक मिनट,
इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कैसे निकलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल एसेट, मतलब ये पता है क्या बोल रहा है, इनकेस रिप्लेसमेंट डिसीजन है ना, तो तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो भी तुमको इंक्रीमेंटल बेसिस पे निकालना पड़ेगा ना, कि एडिशनली ओवर एंड अबव कितना खर्चा हो रहा है। हाँ तो समझना, अगर मैं बोलता हूँ कि मशीन रिप्लेस हो रहा है, मतलब एक तो पुराना मशीन मार्केट में बिक जाएगा और नया मशीन वापस से अपने पास आ जाएगा, तो नया मशीन जो अपन ने खरीदा उसका परचेज कॉस्ट माइनस पुराने मशीन को बेचकर अपने पास जितना पैसा आया वो, तो दैट परचेज माइनस सेल करके तुमको जो कैश फ्लो आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। और इसको ना तुम क्या बोल सकते हो पता है, इंक्रीमेंटल इनिशियल या एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर रिप्लेसमेंट आया ना तो दो चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। एक तो ये तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक सेपरेट तरीके से निकलेगा, प्लस प्लस तुम्हारा जो इनकम स्टेटमेंट है वो भी तुमको इंक्रीमेंटल अप्रोच से बनाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो एक्चुअली ना बच्चों को इधर ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन कराना जरूरी है। अब अगली चीज़, तीसरी चीज़ जो, अब बाकी के स्टेप एकदम सिंपल है। तीसरा स्टेप तुम्हारा एनपीवी टेबल, चौथा स्टेप तुम अपना एनपीवी को कैलकुलेट करोगे। ठीक है मेरे भाई, अब ये तो थे कि भाई साहब बड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो सकते हो इसके लिए कि देर आर 4 केसेस। एक तो नॉर्मल अप्रोच में एसएलएम निकालना है, ठीक है, तो एकदम बेसिक 1 स्ट्रोक फार्मूला। फिर इंक्रीमेंटल अप्रोच में एसएलएम निकालना है, तो कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, अगर रिप्लेस नहीं किया तो कितना, वर्सेस कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, अगर इन्वेस्टमेंट किया तो कितना। ठीक है, सो ये जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो माइनस हो जाएगा। फिर मैं बोलता हूं कि एसएलएम बेसिस पर इंक्रीमेंटल अप्रोच अगर हो रहा है तो, हाँ ये तो मैंने अभी करवाया। फिर डब्ल्यूडीवी बेसिस का नॉर्मल अप्रोच, तो हर एक साल का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालो, उस पर हर एक साल का डिप्रिसिएशन निकालते चलो, बट अगर इंक्रीमेंटल प्लस डब्ल्यूडीवी आया तो हर एक साल का इंक्रीमेंटल क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकलेगा और उस पर तुम्हारा डिप्रिसिएशन आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ याद रखना। चलो अब आ जाते हैं हम लोग मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, सबसे पहले आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लोज। अब इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लोज पता है क्यों यूज होता है, अगर कभी भी तुम्हारा प्रोजेक्ट का लाइफ अनइक्वल है और उसको तुमको कंपेयर करना है, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक प्रोजेक्ट है जो 1 लाख रुपया दे रहा है और उसकी लाइफ 3 साल है, और प्रोजेक्ट बी 2 लाख रुपये का एनपीवी आ रहा है और 5 साल है। अब अपन क्या करते हैं कि हाँ प्रोजेक्ट ए 1 लाख का दे रहा है, प्रोजेक्ट बी 2 लाख का एनपीवी दे रहा है, प्रोजेक्ट बी ले ले, बट यहाँ पर तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट का लाइफ अलग है। तो तुम क्या करोगे पता है, दोनों प्रोजेक्ट के प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के साथ डिवाइड कर दोगे। कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ कि समझो डिस्काउंट रेट 10% है, समझ लो डिस्काउंट रेट 10% है, और अज्यूम करो कि उस 10% पे ना 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 1.2 ईयर्स आ रहा है, तो जिस प्रोजेक्ट का लाइफ 3 साल है ना उसके एनपीवी को इस पर्टिकुलर के साथ डिवाइड करो, और प्रोजेक्ट बी समझो 2 लाख दे रहा है 5 साल में, और अज्यूम करो कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 10% फॉर 5 ईयर्स इज 1.4। तो जिस प्रोजेक्ट का लाइफ 5 साल है ना उस प्रोजेक्ट के एनपीवी को लो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट 10% फॉर 5 ईयर्स लो। फिर तुमको जो आंसर आएगा इसको कॉस्ट की तरह ट्रीट करना कि हर एक साल इस प्रोजेक्ट पे इतना इतना खर्चा लग रहा है, और फिर कंपेयर करो कि प्रोजेक्ट बी देखो जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी ज़्यादा लग रहा था ना उसका खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है, और प्रोजेक्ट ए कम खर्चा आ रहा है, तो प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। देखो ये ए है ये बी है, तो ए अपॉन बी करके जो भी आंसर आएगा चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, इधर ब्रैकेट डाल के इसको कॉस्ट की तरह ट्रीट करने का, और जिस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम आ रहा है उसको सिलेक्ट करने का। हाँ अब आ जाते हैं हम लोग मेरे भाई अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। देखो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मैंने इधर लिखा हुआ है, तो अब हाउ डू वी फाइंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसके 3 मेथड्स है। सबसे पहले तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन प्रोजेक्ट के बिगिनिंग में तुमने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है इनटू 100। दूसरा मेथड है कि भाई साहब हर एक साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट एट बिगिनिंग इनटू 100। और तीसरा क्या है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये 3 तरीकों से तुम क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसपे तुम्हारी मॉड्यूल में क्वेश्चन जरूर है, बट मैंने तुमको उसका इतना इन डेप्थ एनालिसिस यहाँ पे अपन नहीं कर पाएंगे। आई मीन ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे मॉड्यूल में ज़रूर है बट उसका इतना इन डेप्थ एनालिसिस अपन नहीं कर पाएंगे। क्यों मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम में इतना टेस्ट नहीं होता है इसके लिए। तो वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ इतना समझना कि समझो ईयर 1 है, ईयर 2 है, ठीक है। ईयर 1 में मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 5 लाख, ईयर 2 में मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 2 लाख, ठीक है। और सॉरी माइनस 5 लैक्स और 2 लैक्स, ठीक है। बस इतना याद रखना कि दूसरे साल पे
पहले ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स को सेट ऑफ करना, उसके बाद जो नेट में फिगर आता है उस पर टैक्स निकालना। ठीक है, हाँ जी। फिर आता है अपना एनपीवी इन स्पेशल केसेस। अब एनपीवी इन स्पेशल केसेस में याद रखना, पहली चीज, अगर प्रोजेक्ट्स मल्टीपल चॉइस है तो क्या मतलब, जहां पर समझो प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, तीनों का तुमको एनपीवी दिया हुआ है और तुमको ना तुम एक से ज्यादा प्रोजेक्ट एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब अब तक अपन क्या बोलेंगे, जनरली क्या होता है कि दो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, दोनों में से जिसका सबसे हाई एनपीवी आता है अपन वो सिलेक्ट कर लेते हैं, बराबर, हाँ भैया बिल्कुल सही। बट अब ना तुम एक से ज्यादा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, तो अब उस केस में क्या होगा देखना, समझो मैं सारे प्रोजेक्ट के कॉम्बिनेशन बनाओ और टोटल एनपीवी निकालो। जैसे मैं बोलता हूँ प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का कंबाइंड एनपीवी 35,000 रुपये, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी का कंबाइंड एनपीवी 25 माइनस 15 करके 10K हो रहा है। और अगर मैं ए और सी उठाऊँ तो 10 माइनस 15 करके 5 का घाटा है। और अगर तीनों प्रोजेक्ट एक साथ उठाओ तो 25,000 है। तो खुद सोचो कौन से कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा मेरा एनपीवी आ रहा है। भैया प्रोजेक्ट ए प्लस बी में आपका सबसे ज्यादा एनपीवी आ रहा है, सो यू आर गोइंग टू सिलेक्ट प्रोजेक्ट ए प्लस बी। दिस इज हाउ आर यू गोइंग टू सिलेक्ट इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। फिर काफी बार एक और इसमें केस पॉसिबल है कि मेरे भाई जब तुम्हारे पास खर्चा लिमिटेड है, तो अब उस केस में क्या होगा समझने का कोशिश करना। ठीक है, पहले सिर्फ इतने केस पे ध्यान दो, इतना ध्यान रखो खाली, ये 3 लाइन। जैसे मैं बोलता हूँ 3 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट ए 1,000 रुपये का एनपीवी देके 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। प्रोजेक्ट बी 1.2K का एनपीवी देकर के 3,000 का इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। प्रोजेक्ट सी 8,500 का एनपीवी देकर के 17,000 का इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। सबसे पहले देखो तुम्हारे पास फंड्स कितने अवेलेबल है, 25,000 के मेरे पास फंड्स अवेलेबल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको ना रैंक करो। कैसे रैंक करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनपीवी अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पर 8.5K अपॉन 17K करके यहाँ पर 50% है। वैसे यहाँ पे 1.2 अपॉन 3 करके 40% आ रहा है और यहाँ पे 10% आ रहा है। फिर जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई है उसको फर्स्ट रैंक देने का। तो यहाँ पर देखो 50% रिटर्न है ना, तो रैंक 1, उसके बाद 40% रिटर्न रैंक 2, उसके बाद सिर्फ 10% रिटर्न रैंक 3। और अपने 25K के फंड्स को तुम इसी रैंक के हिसाब से क्या करोगे, खर्चा करोगे। जैसे 25K में से सबसे पहला 50% वाले 17K पे मैं परचेज करूंगा। ठीक है, अब इसमें समझना 2 केस हो सकते हैं। पार्शियल इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, पार्शियल इन्वेस्टमेंट अलाउड है। अगर पार्शियल इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है मतलब या तो तुम पूरा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो या तो फिर 1 रुपया भी इन्वेस्ट मत करो। ऐसा नहीं कि इस प्रोजेक्ट को आधा ले लिया, इस प्रोजेक्ट को पौना ले लिया, इस प्रोजेक्ट को सवा ले लिया, ये सब पार्शियल इन्वेस्टमेंट में आता है। अपने केस में या तो पूरा इन्वेस्ट कर या तो मत कर। तो मैं सिर्फ प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करूंगा 20,000, क्योंकि प्रोजेक्ट सी के लिए ए और बी में इन्वेस्ट करने के बाद मेरे 25 में से 20,000 तो उड़ गए, तो अब मेरे पास सिर्फ 5,000 बचे। बट प्रोजेक्ट ए तो 10,000 मांग रहा है, तो अगर इनकेस पार्शियल इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है तो इस प्रोजेक्ट ए में मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। बट अगर पार्शियल इन्वेस्टमेंट अलाउड है तो मैं 50 प्रोजेक्ट ए में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, 10,000। मेरे पास ए और सी और बी में इन्वेस्ट करने के बाद कितना बचता है, 5,000। 50% मैं ले लूंगा प्रोजेक्ट ए का। और याद रखना एनपीवी भी उतना ही मिलेगा। प्रोजेक्ट ए में एनपीवी देखो कितना है, क्योंकि मैंने 50% इन्वेस्ट किया है, तो प्रोजेक्ट ए में 1,000 का 50% इन्वेस्ट हुआ है ना, तो प्रोजेक्ट ए का एनपीवी 1,000 है, एनपीवी भी उसका 50% करके 500 रुपया ही मिलेगा। ठीक है, यस। एंड नाउ आई थिंक दिस इज द वेरी फाइनल कॉन्सेप्ट। इसके बाद अपना रिविजन फिनिश हो जाएगा। हाँ, नाउ कम्स अवर वेरी फाइनल कॉन्सेप्ट, दैट इज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पता है क्या होता है, जब भी तुम्हारे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज री इन्वेस्ट होते हैं ना, उसको अपन लोग MIRR बोलते हैं। ठीक है, अभी समझो मैं बोलता हूँ तुम्हारा डिस्काउंट रेट 3% है, तुमने इन्वेस्ट कितना किया है, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। तो अब समझना ईयर 1 का कैश फ्लो 2 लाख है, ईयर 2 का कैश फ्लो 3 लाख है। ठीक है, तो अब समझना, पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाला। फिर ऐसा समझो कि ये 2 लाख रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट के वक्त इंस्टॉल हो गया है, मतलब री इन्वेस्ट हो गया है। प्रोजेक्ट का लाइफ कितना है, 2 साल, जिसमें से 1 साल बीत गए, उसमें आपको 2 लाख मिले। मतलब कहने से प्रोजेक्ट में 1 साल ही बाकी है, तो ये 2 लाख को ना मैं ग्रो करने के लिए 1 और साल के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा, तो इसका फ्यूचर वैल्यू निकलेगा। तो देखो यहाँ पर 1.03, ये डिस्काउंट रेट लो रेस टू 1, तो ये आया 1.03। 1 क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ 1 ही साल और बाकी है, तो ये 2 लाख बढ़ के 2,06,000 हो जाएगा। 3 लाख 2 साल के एंड में हो चुका है और प्रोजेक्ट की लाइफ ही 2 साल है, तो अब 3 लाख तो री इन्वेस्ट हो ही नहीं सकता, तो इसका रेस टू 0, तो ये 1, ये 3 का 3 ही लेगा। तो सारे के सारे फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालो स्टेप नंबर 1 में, दैट इज 5,06,000। अब स्टेप नंबर 2, ये फॉर्मूला यूज करो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस 1 रेस टू √n। तो प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 2 साल, फ्यूचर वैल्यू कितना है अपने को, 5,06,000, तो ये इधर डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है प्रोजेक्ट का, 10 लाख माइनस 1। ये तुम करोगे तो तुमको MIRR इस तरीके से 2.8% करके निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस वाज द एंटायर रिवीजन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन जस्ट हाफ एन आवर। बताओ मजे आ गए जिंदगी के?
यहाँ पर इन्वेस्ट कर, मतलब कैसा है ना, यहाँ पर रिवाइज कराते 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 मतलब एटलीस्ट मैंने देखा है लोगों को 1 से 1.25 घंटा चला ही जाता है, बट मैंने इतना कंसाइज कर दिया है ना इस चैप्टर को मेरे भाई, ये लो आधे घंटे में पूरा इन्वेस्टमेंट तुम्हारे सामने आ गया। अब तुमको बस इतना करना है, कोई भी चैप्टर तुमको दिक्कत दे रहा है ना, मैं तुमको आज ही बोल रहा हूँ, तुमको कोई भी चैप्टर अगर दिक्कत दे रहा है, ऑल यू हैव टू डू इज गो टू होम, रेफर दीज नोट्स और वो कंसेप्ट अपना पक्का कर लेने का। ठीक है, तो देखो तुमने अगर एक बार भी पहले पढ़ा होगा या 2 बार भी पहले पढ़ा होगा, नो डाउट आधी से ज़्यादा चीज़ें अभी भी तुमको शायद बाउंसर जा रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इसी के लिए मैं तुमको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना। इतने कंसाइज नोट्स है कि भाई एग्जाम के 1.5 दिन पहले भी तुम करोगे ना यूज़, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये इतने कंसाइज नोट्स है भाई, ठीक है, बट स्टिल काफ़ी लोग तो लेक्चर देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। वो लोग जज करते हैं, पता है, दे ऑलवेज जज कि यार ये 1.5 घंटे में अपने को क्या ही रिवाइज करवाएगा। दे आर वेरी क्विक टू जज, पीपल आर वेरी क्विक टू जज, बट किसी को भी पेशेंटली देखना नहीं है। तो भाई साहब फिर उनके साथ वही होना चाहिए जो हर एक के साथ होता है, अनसक्सेसफुल रिजल्ट भाई। मतलब मैं ऐसे किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, बट दोज हु आर वेरी क्विक टू जज ना, वो अक्सर ठोकर खाते ही है भाई। जब मैं बोलता हूँ कि मैं तुमको कोई चीज़ अच्छी तरह से करवाऊंगा तो मैं करवाऊंगा, फिर इसमें तुम्हारे अंदर कोई शक नहीं आना चाहिए। इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ योर ट्रस्ट। मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मैंने बोला था, मैंने कमिट किया था मैं करवाऊंगा रिवाइज, देखो तुम्हारे सामने सारा चैप्टर मैंने रिवाइज करवाया है। चलो तो अभी हम लोग क्वेश्चंस के और बढ़े। हाँ भैया, अब इस चैप्टर में मैं पहले ही बोल रहा हूँ थोड़ा सेल्फ स्टडी वर्क ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, वी ऑल नो। ठीक है, तो अभी से बोल देता हूँ, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 17, इलस्ट्रेशन नंबर 11 और सितंबर 2024 पीवाईक्यू का केस सिनेरियो नंबर 1, ये तुम घर पे करके आओगे। तो भैया क्लास में क्या करना है, ये 4 सवाल। सबसे पहले तुम्हारी आरटीपी निकालो मई 25 की, जहाँ पर हम लोग क्या करने, इसकी केस स्टडी को अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं। आ जाओ, मजे आ जाएंगे जिंदगी के। हाँ 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 हाँ, गिर जा भाई तू। चलो तो अब है ना आरटीवी मई 2025 का केस स्टडी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इधर आ जाओ। तुम्हारा आरटीवी किधर गया, लो आ गया। ये उन्होंने केस स्टडी पूछा हुआ है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। आ जाओ इसको फटाफट से सॉर्ट करते हैं। देखो क्या बोलते हैं, Linty is a small size firm manufacturing company. Its manufacturing plant is situated in Chhattisgarh. Currently, company is labor oriented, due to which there is less production, delay in deliveries and more defects in production. The management of the company is considering proposal to purchase new automatic machine which will carry out some operations which are at present performed by manual labor. ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिक मशीन कंपनी जो है वो लाने वाली है। There are 2 alternative methods of the machine that are available in the market, Project TMT1 and TMT2. तो 2 मशीन इस कंपनी के पास अवेलेबल है। इफ मशीन इज रिप्लेस्ड, सुनो मैंने बोला था ना, रिप्लेसमेंट डिसीजन का अगर कोई भी क्वेश्चन हो वो हमेशा अपने इंक्रीमेंटल अप्रोच से सॉल्व होता है। बोला था मैंने कि रिप्लेसमेंट डिसीजन का कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा इंक्रीमेंटल अप्रोच से सॉल्व होगा। इसके लिए तुम देखो ना, इन्होंने कॉस्ट तो दिया हुआ है ठीक है, बट सामने देखो एस्टिमेटेड सेविंग्स, एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट, मतलब ये सारे इन्होंने इंक्रीमेंटल कैश फ्लो सामने से दे के रखे तुमको। ओ तो देखा इंस्टीट्यूट कितना कंसेप्ट के साथ लिंक चलता है, कंसेप्ट के साथ इंस्टीट्यूट का लिंकेज देख रहे हो। तो क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट डिसीजन है तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज है, ये तो अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे सामने से दे के रखा है इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज ही है। ठीक है, तो अगर मशीन रिप्लेस हुआ है, इट वुड प्रोवाइड लेबर सेविंग एंड रिड्यूस द डिफेक्ट्स एज वेल। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 10 ईयर्स फॉर बोथ द मॉडल्स। भैया अगर दोनों प्रोजेक्ट, मतलब जस्ट एक तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ कि अगर दोनों मॉडल्स की लाइफ अलग अलग होती तो कैसे डिसीजन लेते हैं। वेरी गुड, यू वुड टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लोज, बट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों, दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ 10 साल ही है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर कलेक्टेड। तो देखो प्रोजेक्ट TMT1 में 45 लाख का खर्चा है, TMT2 में 50 लाख का खर्चा है। एस्टिमेटेड सेविंग 15 और 20 लाख, एस्टिमेटेड सेविंग 5 और 6 लाख। यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट 2 और 2 लाख। इसी के अलावा
इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा 1.5 लाख और 1,80,000 एंड एडिशनल कॉस्ट ऑफ रिपेयर 4 और 8 लाख, सारे के सारे इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज है। डेप्रीसिएशन इज चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर द यूजफुल लाइफ, मतलब कहने से ये SLM मेथड है प्लस हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो भैया SLM और इंक्रीमेंटल अप्रोच का पॉइंट है ये, ठीक है। बट टेंशन मत लो, क्योंकि ये जो भी खर्चा दिया हुआ है ना, सुनो, ये जो भी खर्चा है ये एडिशनल खर्चा ही है तुम्हारा, ये एडिशनल खर्चा ही है तुम्हारा। क्योंकि खुद सोचो ना, अगर मैं बताता हूँ, अगर TMT1 खरीदते हो तो कितना खर्चा 45 लाख, लेकिन अगर TMT1 नहीं खरीदा तो कितना खर्चा भैया 0। तो एडिशनल खर्चा अपने आप 45 लाख मैंने 0 करके 45 लाख आ गया ना, वैसा। इसी के अलावा तुम देखोगे ना तो यहाँ पर किसी भी तुमको क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है तुमको नहीं ना, हाँ ठीक है। तो डायरेक्टली वही कॉस्ट को तुम डिवाइड कर दोगे बाई इट्स यूजफुल लाइफ, तो तुमको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर बोलते हैं कंपनी इज इन 35% टैक्स ब्रैकेट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में बी 15%, ये है तुम्हारा डिस्काउंटिंग रेट। Being a finance manager of the company, you are required to evaluate the following alternatives by answer the following. सबसे पहले 2 MCQs में साथ में ही करवा रहा हूँ, जो बोलते हैं कि भाई साहब मशीन TMT1 में कितना सेविंग है, मशीन TMT2 में कितना सेविंग है। आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्टेप नंबर 1 मैं बोलता हूँ कैश फ्लोज कौन कौन से हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले मैं तुमको एक बात बताता हूँ, इधर आओ। सबसे पहले तो ये खर्चा है कॉस्ट ऑफ मशीन वाला तुम्हारे, देखो यहाँ पर तो खुद दिया हुआ नहीं है, कैश फ्लो का इंफॉर्मेशन इधर कुछ नहीं दिया हुआ है, बट यहां पर सबसे पहला कैश फ्लो है मेरा कॉस्ट ऑफ मशीन। कितना कितना कॉस्ट ऑफ मशीन है, मैं बोलता हूं TMT1 में 45 लाख का है और TMT2 में तुम्हारा है 50 लाख रुपए। मतलब कहना है ये मेरा डे 1 का खर्चा है, तो भैया ये क्या हुआ, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ। इसी के अलावा ये जो सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस है, मैंने क्या बोला था, सेविंग्स को हमेशा रेवेन्यू की तरह ट्रीट करो, सेविंग्स को हमेशा रेवेन्यू की तरह ट्रीट करो, और ये जाएगा मेरा CFAT में। ओ, सेविंग्स को रेवेन्यू की तरह ट्रीट करो और ये जाएगा CFAT में। एडिशनल कॉस्ट मतलब कहने से ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल खर्चा हो गया, और ये पर एनम है, ये भी पर एनम है, ये भी पर एनम है, तो ये भी किधर जाएगा, मेरा CFAT के कैलकुलेशन में जाएगा। ओ, समझ में आई बात, हाँ जी। फिर इसी के अलावा एडिशनल कॉस्ट वंस अगेन ये मेरे सारे के सारे इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, और क्योंकि ये सारे के सारे पर एनम है, ये मेरे जाएंगे किधर, CFAT में, ठीक है। फिर दूसरा डेप्रीसिएशन बोला, तो एक बार डेप्रीसिएशन निकाल ले। हाँ भैया डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं एक बार। तो अब देखो डेप्रीसिएशन कितना है, वेरी वेरी सिंपल, देखो इंक्रीमेंटल ही है, ठीक है। तो 45 लाख ही मेरा इंक्रीमेंटल लाइफ है, डिवाइडेड बाई इसका लाइफ 10 ईयर्स है, तो यहाँ पर कहने से 4.5 लाख रुपए पर एनम का डेप्रीसिएशन आया, और ये हर एक साल के ना CFAT में जाएगा। फिर हम बोलते हैं मेरे भाई कितना, यहाँ पे 50 लाख का खर्चा है डेप्रीसिएशन पे ओवर अ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, तो यहाँ पर वापस से 5 लाख जाएगा और ये भी CFAT में जाएगा, ठीक है। तो कैश फ्लोज तो सारे के सारे आइडेंटिफाई कर लिए, कौन सा कैश फ्लो किधर जाएगा ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो है हम लोग करने वाले, स्टेप नंबर 2 हम लोग बनाएंगे कैश फ्लोज। आ जाओ। तो स्टेप नंबर 2 वी विल बी प्रिपेयरिंग द CFAT कैसे निकलता है, याद है, इनकम स्टेटमेंट बनाने का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचने का, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हर एक साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप्रीसिएशन को ऐड बैक कर देंगे, तो हम लोग एवरी ईयर सेविंग्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एनुअल सेविंग पूछे मतलब CFAT ही बनाना है, तो आ जाओ। सबसे पहले लिखो TMT1 TMT2। सबसे पहले सेल्स या रेवेन्यू। अब यहां पर है ना डायरेक्टली सेल या रेवेन्यू अपने को दिया हुआ नहीं है, बट अपन ने बोला था ना कि कभी भी कोई सेविंग हुआ पर एनम हुआ तो उसको रेवेन्यू की तरह ट्रीट करो, तो ये 2 फिगर्स ऐड कर दो, क्योंकि ये भी सेविंग ही है ना, नीचे और कोई सेविंग का फिगर नहीं है, नहीं, तो बस ये 2 फिगर्स को ऐड कर दो। तो 15 और 5 यहाँ पर TMT1 का एनुअल सेविंग 20 लाख हुआ, इसी को अपन लोग सेल्स की तरह ट्रीट करेंगे, और TMT2 का 20 और 6 मतलब 26 लाख का सेविंग यहाँ पर होता है, लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट में अपने पास सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक तो इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो रहा है, तो इंक्रीमेंटल इनडायरेक्ट मटेरियल कितना होता है, इंक्रीमेंटल इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों केस में 2-2 लाख का होता है,
2 लाख 2 लाख। इसी के अलावा तुम देखोगे तो इनडायरेक्ट लेबर कितना, 1.5 और 1,80,000। तो इंक्रीमेंटल इनडायरेक्ट लेबर कितना है मेरे भाई, 1.5 लाख और 1,80,000। फिर एक और खर्चा है एडिशनल कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। एडिशनल बोले तो इंक्रीमेंटल ही होता है वो, तो कहने से इंक्रीमेंटल रिपेयर्स, क्योंकि ये हम लोग ना इंक्रीमेंटल अप्रोच से कर रहे हैं, तो ये भी इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू हो गया। तो इंक्रीमेंटल रिपेयर्स कितना, 4 और 8। अब ये मैं करूंगा ना तो मेरे को आएगा मेरा इंक्रीमेंटल इबिडा। भैया इबिडा क्या होता है, वेरी वेरी सिंपल। तुम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट में ईबीआईटी सीखा है ना, ईबीआईटी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ, जब तुम उसमें डेप्रीसिएशन को ऐड कर देते हो ना, मतलब कैसा होता है ना कि ईबीआईटी इज आफ्टर रिडक्शन ऑफ डेप्रीसिएशन बट बिफोर रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेस, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, वो सब। बट ईबिटडा में से जब तुम डेप्रीसिएशन माइनस करोगे तो ईबीआईटी आता है वैसा। तो ईबिटडा इज नथिंग बट डेप्रीसिएशन वाला इफेक्ट। तो अब देखो इंक्रीमेंटल ईबिटडा कितना है, 20 लाख माइनस 2 माइनस 1.5 माइनस 4, तो ये हो गया मेरा 12.5 लाख। और यहाँ पर 26 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 8 लाख, तो ये आता है 14,20,000। अब इसमें से अपन लोग इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे, बराबर। वही इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ही फॉलो कर रहा हूँ। तो 4.5 और 5 लाख इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन अपने को मिला था, तो यहाँ पे माइनस कर दो। 4.5 लाख यहाँ पर, 5 लाख रुपए यहाँ पर। तो अब कहने से इंक्रीमेंटल अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस ही आ गया, कोई भी डिबेंचर का इंटरेस्ट तो है नहीं। तो 12.5 माइनस 4.5 तुम करोगे तो 8 लाख इधर आता है, और 1420 माइनस 500 करोगे तो 9,20,000 यहाँ पर आता है। ठीक है मेरे भाई। अब इसमें से अपन लोग टैक्स रेट को माइनस कर देंगे। कंपनी कितना टैक्स ब्रैकेट फॉलो कर रही है, तुम बोलोगे कि 35% टैक्स ब्रैकेट है कंपनी का। तो 8 लाख रुपीज इंटू 35% है, तो 280 यहाँ पे माइनस, और 9,20,000 इंटू 35% करके 3,22,000 यहाँ पे माइनस। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है। तो 8 लाख रुपीज माइनस 2,80,000 करके 5,20,000, और 9,20,000 माइनस 3,22,000 अगर मैं करूंगा तो 598। अब मैंने क्या बोला था, हर एक साल का सी फैट कैसे निकालना है भैया, कुछ नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग ऐड बैक कर देंगे अपना डेप्रीसिएशन, जो भी डेप्रीसिएशन चार्ज किया। तो 4.5 और 5 ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्ट ए में कितना हुआ, बस यही मेरा आ जाएगा सी फैट ही पूछ रहा है। तो 5,20,000 प्लस 4,50,000 तुम करोगे तो 9,70,000 इधर आता है, और 5,98,000 प्लस 5 लाख रुपीज अगर मैं करूंगा तो 10,98,000 यहां पर आ जाएगा। तो देखो प्रोजेक्ट ए में कितना सेविंग हुआ, तुम बोलोगे 9,70,000 ऑप्शन सी। और प्रोजेक्ट बी में कितना सेविंग हुआ, मतलब TMT2 में कितना हुआ, 10,98,000 ऑप्शन डी। देख ले आंसर, हाँ भैया देख लो। तो ये दो, प्रोजेक्ट ए में 9,70,000, प्रोजेक्ट बी में 10,98,000। बताओ अब इसमें क्या इतना कठिन था। जैसा इनकम स्टेटमेंट बनाना था वैसे ही मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाया। देखा स्टेप वाइज अप्रोच है कैसे फटफट क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये तो मेरा स्टेप वाइज अप्रोच था भाई, लो हो गया सॉल्व। अभी ये लोग बोलते हैं कि भाई साहब पे बैक पीरियड कितना है TMT1 का और TMT2 का, याद करो मैंने तुमको रिवाइज करवाया था ना, ठीक है। तो अभी ये लोग बोलते हैं कि भाई साहब पे बैक पीरियड कितना है, बस हो गया। एनपीवी टेबल बना करके एनपीवी मत निकालना, पहले 2 स्टेप ही पूछे इन्होंने। पे बैक पीरियड क्या बोला था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने में कितना टाइम लग रहा है, बराबर। हाँ, अब याद रखना ये जो 9,70,000 है ना, ये इसका बेनिफिट अपने को 10 साल तक मिलेगा। क्यों, प्रोजेक्ट की लाइफ 10 साल है और ये एनुअल सी फैट है।
साथ ही साथ ये 10,98,000 भी अपने को 10 साल के रेंज में मिलेगा। और अपना तुम देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, अपना प्रोजेक्ट का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने यहाँ पर दे के रखा है 45 लाख और 50 लाख, 45 लाख और 50 लाख। तो ठीक है मेरे भाई, अब देखो पे बैक पीरियड कितना। तो पहले तो तुम देखो कि 9 लाख कितने सालों तक तुम्हारा पे बैक पीरियड होगा। तो पहले साल में 9,70,000 प्लस 9,70,000, तो 2 साल में 1940 प्लस 9,70,000 29,10,000 3 साल में, प्लस चौथे साल का 970 मिला करके 38,80,000 प्लस प्लस 970 करोगे ना तो 4850, अपने को 45 है ये, मतलब समझना 3 एक साल में, एक मिनट, हाँ पहले 4 साल में, सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले 4 इयर्स में ना अपने को मिल रहा है इससे 38,80,000 और 5 साल में मिला करके अपने को कितना मिल रहा है पता है, 48,50,000। भैया ये एक फिगर कहाँ से आया, कुछ नहीं, हर एक साल 970 रिकवर हो रहा है, तो 970 इंटू 4 किया तो 3880 आया, 970 इंटू 5 किया, मतलब 4 साल में 3880 मिल रहा है मिला करके, और 5वें साल में 48,50,000 मिला रहा है, अपने को 45 लाख चाहिए। मतलब कहने से अपना पे बैक पीरियड कहीं ना कहीं चौथे से 5वें साल के बीच में। हाँ भैया, तो कितना, ऐसे लिखो 38,80,000 प्लस 5वें साल में अपने को मिल रहा 9,70,000 है, बट अपने को चाहिए कितना, देखो 45 लाख चाहिए 5वें साल टोटलिटी बेसिस पे, जिसमें से पहले 4 साल में 38,80,000 ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, तो 6,20,000 अपने को एडिशनल चाहिए। कैसे आया, इट इज दिस माइनस दिस करके, ठीक है। तो प्रोजेक्ट TMT 1 का पेबैक पीरियड देख लो, 6,20,000 प्लस 9,70,000, एक सॉरी ये 4 इयर्स हुआ, तो मतलब 4 इयर्स प्लस 6,20,000 डिवाइडेड बाई 9,70,000 तुम करोगे तो 0.64 ईयर्स, मतलब 4.64 ईयर्स आता है। देख लो जरा, ये देखो 4.63 ईयर्स यहाँ पर आता है, ऑप्शन सी लग रहा है मेरे को। यहाँ पे अपने को 4.639 आ रहा है और इनको 4.6 तो मैंने 4.64 बोला है, लोग 4.63 बोल रहे हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट बी का देख लो कितना है, तो तुम बोलोगे प्रोजेक्ट बी में भी ऐसा ही कुछ रहेगा। 4 साल में कितना रिकवर हुआ है, मैं बोलता हूँ 10,98,000 इंटू 4, तो प्रोजेक्ट बी में भी 4 साल में ना अपने को 43,92,000 रिकवर हो रहा है, और प्रोजेक्ट बी में 5 साल में कितना रिकवर हो रहा है, तो 4392 प्लस 1098 तो 54,90,000। मतलब कहने से इसका पेबैक पीरियड भी 4 से 5 ईयर्स के बीच में है। तो अब देखो 4 साल तो हो गई, प्लस 4 साल में कितना हुआ अपने को 43.92 लाख 4 साल में हुआ, प्लस अब देखो अपने को चाहिए 50 लाख, माइनस पहले 4 साल में 43,92,000 रिकवर हो चुका है, मतलब अपने को कहने से 6,08,000 चाहिए। हाँ जी भैया 6,08,000 चाहिए, डिवाइडेड बाई 5वें साल का कैश इनफ्लो कितना 10,98,000। ओ सो इट इज ओवर ईयर 4 ईयर्स प्लस कहना इसे 6,08,000 डिवाइडेड बाई 10,98,000, 608 डिवाइडेड बाई 10,98,000 अगर तुम करोगे तो 0.55 ईयर्स यहाँ पर आता है, तो इसका कुछ 4.55 ईयर्स आता है आंसर। ये देखो 4.55 ईयर्स, तो 4.63 ईयर्स TMT 1 का आ गया मैच, और 4.55 ईयर्स TMT 2 का आ गया अपना मैच। तो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर ओवर ईयर। देखते हैं सही है अपना। ये देखो ऑप्शन सी, ठीक है 4.63 एंड 4.55। समझ में आता है बात? यस भैया समझ में आ जाती है अपने को बात। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। आ जाओ।
अब अगला पूछता है ये कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितना है। हाँ बाप रे, मेरा ना थोड़ा सा ऐसे गला बैठ गया है, 3 दिन से लगातार लेक्चर ले रहा हूँ भाई, बट ट्रस्ट मी बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। चलो हाँ आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द अकाउंटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो ये लोग एवरेज बोलते हैं, तो पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एवरेज रिटर्न अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, समझा। तो अब देखो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा। एक तो एवरेज रिटर्न कितना है पता है, इनके फॉर्मूला में याद रखना, इनका जो रिटर्न है ना दैट इज ऑलवेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां पर लगेगा। ये लोग बोलते हैं कभी कभी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये लोग बोलते हैं कभी कभी प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, बट याद रखना इनका मतलब एक ही चीज से है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ऑन एन एवरेज कहने से पर एनम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रोजेक्ट TMT1 का मैं 5,20,000 कमा रहा हूँ, हाँ भैया, तो 5,20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब इधर गलती करोगे, सुनना, एवरेज इन्वेस्टमेंट पता है कैसे निकलता है, सुनने का समझने का ट्राई करना। डे 1 पे मैं 45 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रोजेक्ट के डे 1 में ना 45 लाख का अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा, बट प्रोजेक्ट की लाइफ के एंड में ना ये पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। तो एवरेज कैसे निकलेगा, प्रोजेक्ट के लाइफ के स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट था 45 लाख, प्लस प्रोजेक्ट की लाइफ के एंड में कितना इन्वेस्टमेंट था 0 लाख अपॉन 2। तो अब देखो 45 लाख डिवाइड बाई 2 करोगे ना तो 22,50,000 आएगा। ओ तो 5,20,000 डिवाइडेड बाई 22,50,000 तुम करोगे तो 23.11% आएगा ARR। समझ में आती है बात, हाँ भैया। इसी तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट बी में भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही निकलने वाला है, हाँ भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही निकलने वाला है 5,98,000। तो 5,98,000 इधर डिवाइडेड बाई प्रोजेक्ट बी का एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है, तो तुम बोलोगे 50 लाख प्रोजेक्ट के बिगिनिंग में था, क्योंकि देखो डे 1 पे मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किया था, प्लस प्रोजेक्ट की लाइफ के एंड में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया था, डिवाइडेड बाई 0.2। तो 50 लाख रुपीज डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 25 लाख आता है, एंड 598 डिवाइडेड बाई 25 लाख तुम करोगे 23.92%। समझा। तो भैया आपको हमको कैसे पता चलेगा कैसे कौन सा फॉर्मूला लेना है। देखो यहाँ पर इन्होंने एवरेज वर्ड यूज किया है, इसके लिए एवरेज अपॉन एवरेज वाला थर्ड फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो कितना है 23.11 एंड 23.92, ये रहा 23.11 एंड 23.92। समझ में आया बात, हाँ भैया। फिर ये लोग पूछते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो ना। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भैया, वेरी वेरी सिंपल। PI तो मेरा आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो अब देखना कैसे आएगा, वेरी वेरी सिंपल। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, देखो मेरे पास कैश इनफ्लोज तो है यहाँ पर, दैट इज मैं हर एक साल में कितना बना रहा हूँ 9,70,000 मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में एक तो 9,70,000 आ जाएगा, बस एक ही है एनुअल CFAT, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है मेरे पास। अपन क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा दूसरा अलग से कैश फ्लो नहीं है कि हाँ भाई इस साल में इतना रिटर्न अलग से मिल रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है, सैल्वेज वैल्यू हो रहा है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। बस अपने को 10 साल तक कैश CFAT मिलेगा, वही अपना कैश इनफ्लो है इनटू उसका प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो यहाँ पर है ना हर एक साल का कैश फ्लो सेम है, ठीक है, और ये लोग 15% बोलते हैं, तो मैं ना डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। एन्युइटी फैक्टर कब यूज करना है, जब एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए हर साल तुमको एक ही अमाउंट ऑफ कैश फ्लो मिल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर ऑफ 15% फॉर अ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, ऐसा। तो कैसे करना है, कैलसी पे करो 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 10 बार इक्वल्स टू दबाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और GT मारो तो 5.01876, मतलब कहने से 5.019 डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, मतलब वो तो डे 1 का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मेरा कितना 45 लाख है ना TMT1 में, अरे बबुआ TMT1 में हाँ 45 लाख है, तो यहाँ पे अपॉन 45 लाख हो जाएगा। तो इसका कितना आया, मैं बोलता हूँ 9,70,000 इंटू 5.019 डिवाइडेड बाई 45 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे इसका PI आता है 1.08 टाइम्स, और यहाँ पर इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे आएगा, वापस से तुम क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो है 5,98,000 नहीं 598 क्या 10,98,000 हर एक साल का कैश एनुअल CFAT है इस प्रोजेक्ट का,
इंटू वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 10 ईयर्स और एट द रेट 15%, तो ये भी 5.019 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50 लाख का, तो यहाँ पर पी आई कितना आया 10,98,000 इंटू 5.019 डिवाइडेड बाई 50 लाख अगर मैं करूँगा तो 1.102 टाइम्स आता है, तो 1.08 एंड 1.10 आता है तुम्हारे केस स्टडी के आंसर में, ये रहा 1.08 1.10, ऑप्शन डी शायद सही है। लो भाई ऑप्शन डी 1.08 एंड 1.10, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अपना ये वाला आरटीपी का तो केस स्टडी सॉर्ट हो गया। यस, अब हम लोग चलते हैं पीवाईक्यू जनवरी 2025 के क्वेश्चन पे जो तुमको 6 नंबर का पूछा हुआ है। इधर आ जाओ, तो तुम्हारा पीवाईक्यू निकालते हैं अभी अपन लोग। किधर गया तुम्हारा, हाँ ये वो क्वेश्चन, अरे भाई क्यों भाग जाना है ऐसे, अरे जा, गया 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 मेरे को क्लैश लेनी हो रही है, मेरे को बीच में इधर इधर कैमरे के बीच में पता है घूमता रहता है। मैं जब भी लेके बैठता हूँ ना क्लास, ये इधर ऐसे कैमरे के बीच में से लेके घूमता रहता है, मेरे को समझ में नहीं आता इसको इतना क्या ऑब्सेशन है मेरे कैमरा से। चलो 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 आगे बढ़े। हाँ, तो ये वो पीआईक्यू है जो तुम्हारे जैन 25 में 6 नंबर का पूछा हुआ है, और इसमें ही वो वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट भी है, तो इसको करते हैं सॉर्ट। आ जाओ, ये रहा देखो 6 मार्क्स। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग इधर ही सॉल्व कर लेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि भाई साहब सारे के सारे कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन में क्या क्या है और किधर किधर जाएंगे। तो आ जाओ क्वेश्चन को शांति से पढ़ते हैं। SRT Limited manufactures steel rods and is now considering to purchase a new aluminum smelting and molding plant. This plant will have a cost of 20 lakhs to purchase and install the plant. Initial investment जो मेरे को डे 1 पे करना है वो है 20 लाख का। It has a useful life of 5 years and a residual value of 1 lakh. अब इधर ना तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि याद रखना ईयर 5 के एंड में, सुनना, ईयर 5 के एंड में असेट का सैल्वेज वैल्यू 1 लाख रुपया अपने को मिलने वाला है बेच करके। तो मैंने बोला था ना असेट का सैल्वेज वैल्यू जो मिलेगा वो कैश इनफ्लो है। हाँ भैया, तो वो मेरा कैश इनफ्लो। साथ ही साथ मेरा एवरी ईयर का SLM बेसिस पे डेप्रीसिएशन कितना निकलेगा। SLM बेसिस पे ईयर 1 से ईयर 5 का मेरा डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा, तो वो तो होता है उसका कॉस्ट 20 लाख माइनस उसका स्क्रैप वैल्यू मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 5 लाख, मतलब 19 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5 साल करके 3.8 लाख का मेरा डेप्रीसिएशन निकल गया। तो नॉर्मल मेथड है और SLM मेथड है, तो डायरेक्टली 1 स्ट्रोक फॉर्मूला से आंसर निकल गया। प्रोडक्शन एंड सेल्स फ्रॉम द न्यू प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू बी 1 लाख यूनिट्स पर ईयर। अदर एस्टिमेट्स आर एज फॉलोअर्स। तो देखो ये देखो ये मेरा रेवेन्यू आ जाएगा। कितना रेवेन्यू आया 1 लाख, इधर ही निकाल लो 1 लाख इंटू 150, 1 लाख यूनिट्स हर साल बेच रहा हूँ इंटू 150 मतलब 1.5 CR। और यहाँ पर ये देखो डायरेक्ट कॉस्ट, तो कितना डायरेक्ट कॉस्ट है मेरा, मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपीज़ इंटू 100 पर एनम, मतलब कि 1 करोड़ का मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है। तो ये मेरी रेवेन्यू हो गई, ये मेरा डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। फिर बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन इज 80 लाख पर एनम। मतलब याद रखना जब तुम सीफैट बनाओगे तब याद रखता है ईबिटडा में से तुम डेप्रीसिएशन माइनस करते हो, फिर टैक्स माइनस करते हो। तो जैसे ही तुम फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तुमको वापस से डेप्रीसिएशन को माइनस करने का जरूरत नहीं है। बट तो भैया फिर हम डेप्रीसिएशन निकाल क्यों रहे, क्योंकि बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा ना, तो अभी एनुअल सीफैट निकलेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट में कितना डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है वो ऐसे ही थोड़ी पता चलेगा हवे में, तो वो यहाँ पे निकाला है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक नॉर्मल कैलकुलेशन, फिर डेप्रीसिएशन 3.8 लाख का ऐड बैक हो जाएगा, तो एनुअल सीफैट निकलेगा। ओ मार्केटिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द अबव विल बी 1 लाख एंड 1,60,000 फॉर ईयर्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। याद रखना ये सिर्फ ईयर 1 में माइनस होगा, ये सिर्फ ईयर 2 में माइनस होगा। मतलब ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 में ये लोग किसी भी तरीके का कोई भी मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंस इंकर नहीं कर रहे। एडिशनली ये देखो ये वो वर्किंग कैपिटल का पॉइंट है जो इन्होंने टेस्ट किया था। एडिशनली इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स एंड स्टॉक्स विल इंक्रीज इन ईयर 1 बाय 1,50,000 एंड 2 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। मतलब ये लोग क्या बोलते हैं कि ईयर 1 में है ना इनका जो कैश आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा। सॉरी ईयर 1 में इनका जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड है वो कितना होगा, करंट एसेट्स कितने हैं तुम्हारे, तो मैं बोलूँगा मेरे करंट एसेट्स में आता है डेटर्स और स्टॉक्स, दैट इज 1,50,000 प्लस 2 लाख रुपीज़।
तो ये आता है 3.5 lakhs माइनस करंट लाइबिलिटीज, तब जाके नेट वर्किंग कैपिटल आएगा ना। और ये लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 1 लाख इन ईयर 1, तो क्रेडिटर्स माइनस हो जाएगा ईयर 1 में। तो नेट में कहना है इसे 2.5 lakhs मेरा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट हुआ। ओ तो देखा, मैंने बोला था ना काफी बार वो लोग करंट एसेट का पॉइंट अलग से देते हैं, करंट लाइबिलिटी का पॉइंट अलग से देते हैं। तुमको तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि हाँ भाई इधर वर्किंग कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल के तो दो ही पॉसिबल सेंसेस होते हैं, जिस साल में इन्वेस्ट हुआ मतलब ईयर 1 में इन्वेस्ट हुआ तो कैश आउटफ्लो, और जिस साल में रिकूप हुआ मतलब देखो ये लोग बोलते हैं दस डेटर स्टॉक एंड क्रेडिटर्स विल बी रिकूप्ड या रीपेड, मतलब रिलीज हो जाएगा वो एट द एंड ऑफ 5th ईयर में। तो जिस साल में रिलीज हुआ उस साल में कैश इनफ्लो। समझ में आता है क्वेश्चन? हाँ भैया। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%। देखो इन्होंने डिस्काउंट रेट पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी देके रखे हुए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30% इन द ईयर इन विच प्रॉफिट्स आर मेड। डेप्रीसिएशन इज टैक्स डिडक्टेबल, द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, एक और चीज, यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो इन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल टैक्स रेट देके रखा है। क्या इंस्टीट्यूट किधर भी सेपरेटली बोलता है कि कैपिटल गेन का ये टैक्स रेट है, या फिर कैपिटल गेन जो है वो इस कैपिटल गेन भी यही टैक्स रेट से निकलेगा? नहीं। तो चुपचाप विदाउट एनी अजम्पशन कैपिटल गेन को नहीं लेने का, खत्म। सबसे पहले बोलते हैं कि एनपीवी निकालो और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालो, और फिर बोलते हैं कि क्या प्लांट को परचेज किया जाना चाहिए या नहीं। तो स्टेप नंबर 1 तो अपन ने क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही कर लिया, सारे के सारे कैश फ्लोज अपन ने इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया। ऐसा लग रहा है पोस्टमार्टम हुआ है भाई पूरे क्वेश्चन का। चलो तो अभी इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। फिर स्टेप नंबर 1 में क्या क्या कैश फ्लोज ऐसे हैं जो अपने इसमें नहीं आएंगे, सी फैट में नहीं आएंगे। तो पहले तो नॉन सी फैट वाले कैश फ्लोज लिख लो। तो सबसे पहले तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 20 लाख का है, और ये हो रहा है ईयर 1 पे। इसी के अलावा एक और है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल ईयर 1 में कितना इन्वेस्ट हो रहा है? ईयर 1 में जो है ना वर्किंग कैपिटल दैट इज गोइंग टू बी 2.5 lakhs, और ईयर 5 में जो है 2.5 lakhs। बट जिस साल में इन्वेस्ट किया उस साल में कैश आउटफ्लो, जिस साल में रीपे हुआ उस साल में कैश इनफ्लो। ठीक है, इसी के अलावा बाकी सारा खर्चा अपना सी फैट में जाने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी अपना हो गया। अच्छा एक और चीज़, इन्होंने ना ईयर 1 तो लिखा हुआ है, बट अभी ना तुम कंफ्यूज हो गए कि भैया ईयर 1 के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट हुआ है या ईयर 1 के एंड में इन्वेस्ट हुआ है। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया आपने हमको लॉजिक दिया था कि ईयर 1 के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग में आना चाहिए, डे 1 में आना चाहिए। बट कुछ लोग बोलेंगे ईयर 1 बोला तो ईयर 1 के एंड में भी तो हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर 1 भी हो सकता है ना। हाँ, तो मैं एक बात बोलूँ, इंस्टीट्यूट ने दोनों अप्रोचेस के हिसाब से सोल्यूशन देकर रखा है एग्जाम में। ठीक है, बट मैं क्या फॉलो करूंगा, जो लॉजिक मैंने तुमको पढ़ा है कि जनरली कुछ ना हो। एक मिनट, हाँ इसको ना मेरे को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ चलो, तो मैंने क्या बोला था कि देखो मैंने तुमको जो लॉजिक दिया है ना, अभी अपन लोग उसी लॉजिक से करेंगे। देखो नो डाउट इंस्टीट्यूट ने दोनों एंड्स पे सोल्यूशन देके रखे हैं, मैं तुमको बताऊंगा। बट मैं तुमको ना ये अजम्पशन पे लेके चल रहा हूँ कि भाई साहब ये डे 1 पे इन्वेस्ट हुआ है। मैंने तुमको वही लॉजिक दिया है ना, अज्यूम करो कि डे 1 पे इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, आ जाओ। तो ये तो मेरा वर्किंग कैपिटल हो गया और ये हो गया। अभी स्टेप नंबर 2 हम लोग हर एक साल का सी फैट बनाएंगे। अब याद रखना हर एक साल में अलग अलग खर्चे हैं, तो इसके लिए हर एक साल का अलग अलग बनाओ। तो पर्टिकुलर्स लिखो, ईयर 1 कितना, ईयर 2 में कितना, ईयर 3 में कितना, ईयर 4 में कितना और ईयर 5 में कितना। तो सबसे पहले तो मैं निकाल दूंगा मेरा सेल कितना है। तो सेल तो तुम बोलोगे हर एक साल में 1.5 CR है, या रुको ना इसको लैक्स के टर्म्स में लिखो, 1.5 करोड़ का सेल है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखो 150 lakhs, यहाँ पर भी 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 लिखो 150 lakhs। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, अपना डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कितना है मेरा, 1 करोड़ का मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग 100 lakhs को माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 100 lakhs को माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 100 lakhs को माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी 100 lakhs का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी 100 lakhs माइनस हो जाएगा। ओ समझ में आती है बात? हाँ जी। फिर अगला तुम देखोगे ना तो फिक्स कॉस्ट भी कुछ है, हर एक साल का 8 लाख का मेरा फिक्स कॉस्ट है, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो एवरी ईयर का फिक्स कॉस्ट कितना है, 8 लाख रुपीज़ माइनस हो जाएगा, 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 8 लाख रुपीज़ माइनस हो जाएगा। फिर ये लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई,
वर्किंग कैपिटल हम लोग अलग से कंसिडर कर रहे हैं। हाँ, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट एंड प्रमोशनल कॉस्ट माइनस हो जाएगा मेरा, और कुछ खर्चा बच तो नहीं गया है ना? नहीं, ठीक है, कुछ नहीं बचा है। तो मार्केटिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट बोलते कि पहले साल में 1 लाख होगा, दूसरे साल में ये लोग बोलते 1,60,000, मतलब 1.6 लाख में होगा। बाकी तीसरे साल में कोई खर्चा नहीं, चौथे साल में कोई खर्चा नहीं, पांचवें साल में कोई खर्चा नहीं। अब याद रखना फिक्स कॉस्ट में ही ये डेप्रीसिएशन यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। तो अभी जो मेरा फिगर निकलेगा डायरेक्टली कहने से अर्निंग्स बिफोर टैक्स निकलेगा। हाँ जी भैया, डायरेक्टली अर्निंग्स बिफोर टैक्स निकलेगा। निकालो फटाफट। तो 150 लाख माइनस 100 लाख माइनस 8 लाख माइनस 1 लाख, तो यहाँ पे निकलता है 41 लाख। दूसरे साल में 150 लाख माइनस 100 लाख माइनस 8 लाख माइनस 1.6 लाख करके 40.4 लाख। फिर 150 लाख तीसरे, चौथे और पांचवें साल में सेम निकलेगा। तो 150 माइनस 100 माइनस 8 तुम करोगे तो यहाँ पे 42 लाख, यहाँ पर 42 लाख, यहाँ पर 42 लाख। बहुत ही बढ़िया। तो अब इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? मेरा टैक्स माइनस हो जाएगा। टैक्स का क्या रेंज है? ये लोग बोलते हैं कि जो है कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। तो यहाँ पे 30% टैक्स माइनस हो जाएगा। जस्ट लेट मी चेक कि मेरा ये वाला आंसर सही है कि क्वेश्चन नंबर 3 ए है ना? हाँ, तो ये देखो 28.7 आता है यहाँ, सॉरी 41, 40.4, 42, 42, 42। तो यहाँ तक तो अपन लोग एकदम बराबर चल रहे। हाँ भैया, एकदम बराबर चल रहे। तो अब टैक्स माइनस हो जाएगा। तो 41 लाख रुपीज़ इंटू 30%, तो यहाँ पे 12.3 लाख माइनस हो जाएगा। फिर 40.4 लाख इंटू 30% करोगे तो 12.12 लाख यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बाकी 42 लाख का 30% जो है 12.6 लाख यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 12.6 लाख यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 12.6 लाख यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा क्या चीज़? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 41 माइनस 12.3 तुम करोगे तो 28.7 यहाँ पर आता है। 40.4 माइनस 12.12 करोगे तो 28.28 यहाँ पर आता है। फिर 42 माइनस 12.6 करोगे तो 29.4 एंड 29.4। बट इसमें एक चीज तुम यहाँ पे गलती करोगे कि भाई साहब प्रॉफिट, मैंने क्या बोला था, सी फैट कैसे निकलता है भैया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीसिएशन ऐड बैक करके। तो करो डेप्रीसिएशन को ऐड बैक। अपन ने एवरी ईयर का डेप्रीसिएशन यहाँ पर कितना निकाला था? तो तुम बोलोगे भैया एवरी ईयर का 3.8 लाख का अपना डेप्रीसिएशन था, तो इसको अपन लोग ऐड बैक कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड बैक कर दो 3.8 लाख, 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 ऐड बैक कर दो 3.8 लाख। ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो मेरा एनुअल सी फैट कितना आता है। तो 28.7 प्लस 3.8 तुम करोगे, रुको, 28.7 प्लस 3.8 तुम करोगे तो आता है 32.5 लाख। फिर 28.28 प्लस 3.8 करोगे तो 32.08 लाख, मतलब 32,08,000। एंड 29.4 प्लस 3.8 तुम करोगे तो 33.2 लाख, 33.2 लाख, 33.2 लाख। तो ये मेरा हर एक साल का सी फैट निकल के देखो कुछ नहीं किया है, एकदम इनकम स्टेटमेंट वाला अप्रोच ही फॉलो किया है। तो इसको भी अपन लोग क्या करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। तो ये देखो कितना कितना आता है, ये वाला मैच करो, 32.5 लाख, 32.08 लाख, 33 लाख 20, 33 लाख 20 एंड 33 लाख 20। हाँ ठीक है, 33 लाख 20। अच्छा एक और चीज़ ये मेरे कैश फ्लोज में मैं लेना भूल गया था, और वो पता है क्या है, ये जो सैल्वेज वैल्यू है ना भाई साहब, ये भी तो ऐड हो जाएगा ना। और कुछ भी एडजस्टमेंट किया है इन्होंने, जस्ट अ मिनट। हाँ गाइस, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गया मैं। उन्होंने क्या किया है, ये जो 30, इनका पता है क्यों आंसर ऐसा आ रहा है, 33.2 लाख ही है, बट इन्होंने क्या किया है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को भी यहीं पे कंसिडर कर लिया है और रेसिडुअल वैल्यू को ही कंसिडर कर लिया है। रेसिडुअल वैल्यू में लेना भूल गया, तो रेसिडुअल वैल्यू जो ईयर 5 के एंड पे आएगा वो आएगा 1 लाख। तो देखो 33,20,000 है प्लस 2.5 लाख रुपीज़ प्लस 1 लाख करोगे तो 36.7 लाख तुम्हारा मैच कर जाता है। बट वो अपन लोग सेपरेट क्यों, बट इससे अपना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग एंड में हर एक चीज़ को एनपीवी टेबल में लेने ही वाले हैं, हर एक कैश फ्लो कंसिडर होएगा ही, तो उसकी टेंशन तुम मत लेना।
तुमको है ना ये आंसर मैं मैच करवा करके दे दूंगा। किधर गया मेरा, ये आंसर मैं मैच करवा के दे देता हूँ, इधर आओ। देखो तो स्टेप नंबर 1 क्या बोला मैंने, जितने भी कैश फ्लोज है नॉन सी फैट वाले वो सारे अलग अलग कर दो। स्टेप नंबर 2 अपन ने सी फैट निकाला हर एक साल का। अब स्टेप नंबर 3 में बोलता हूं एनपीवी निकालो। तो सबसे पहले तो एनपीवी टेबल बनाओ। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ईयर, लिखो 0 1 2 3 4 एंड 5 यहां पर। हाँ ठीक है, यहाँ पर एक और 0 लिख दो, मैं बताता हूँ क्या क्या होगा, इधर आओ। 4 5 एंड 5 लिख दो। हाँ अब समझने का कोशिश करना कैश फ्लोज कैसे कैसे चलेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ईयर 0 में अपन ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 20 लाख का। ईयर 0 मतलब डे 1 पे अपन ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 20 लाख का, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है रुको, अब पूरा पूरा लिखता हूँ क्योंकि अब अपन ना करोड़ में फिगर नहीं जा रहा है ना, तो अपन पूरा पूरा लिख सकते हैं इधर। तो यहाँ पे डे 1 पे तो 20 लाख का फिगर आया। फिर एक और चीज अपन ने ये भी अज्यूम किया ना कि डे 1 पे, देखो सारा इधर से ही निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन को देखे बिना कर रहा हूँ सॉल्व। देखो डे 1 पे अपन ने वर्किंग कैपिटल भी इन्वेस्ट किया, डी लिख दो। डे 1 पे वर्किंग कैपिटल भी इन्वेस्ट हुआ है, तो डे 1 पे 2.5 लाख का वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है भैया, ये तो डे 1 के कैश फ्लो सिंह। फिर देखो ईयर 1 के एंड पे आपने 32,50,000 कमाया। ईयर 2 में 32,08,000 आपने कमाया। ईयर 3 में आपने 33,20,000 कमाया। ईयर 4 में आपने 33,20,000 कमाया। ईयर 5 में आपने 33,20,000 कमाया। और ईयर 5 में एक और चीज हुई है, आई मीन 2 और चीज हुई है, पता है क्या? एक तो रेसिडुअल वैल्यू भी मिला है और वर्किंग कैपिटल रिकूप भी हुआ है। तो एक और 5 लिखो। यहाँ पे 2.5 लाख का वर्किंग कैपिटल आपका यहाँ पे भी रिलीज हो गया और 1 लाख का आपका रेसिडुअल वैल्यू भी आ चुका है बाहर। फिर ये तो हो गया मेरा कैश फ्लोज। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट कितना है मेरे भाई, क्या डिस्काउंटिंग रेट है? तो ये देखो इन्होंने बोला हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 18%। तो 0.18% क्यों लिख रहा हूँ मैं, 18% आ जाएगा यहाँ पे एट द रेट 18%। ठीक है, अब सुनना बात ध्यान से। यहाँ पर जो है ना डे 1 पे 1 आएगा। ठीक है, ईयर 1 के एंड पे पीवीएफ कितना है? मैं बोलता हूँ बॉस 0.847, तो लिखो 0.847। ईयर 2 में 0.718। ईयर 3 में 0.609। ईयर 4 में 33,20,000 0.516, 0.516। और ईयर नंबर 5 में 0.437। एक और चीज यहां पर भी देखो, ये ईयर 5 है, तो ईयर को देखकर कैश फ्लो लेना। ये भी 0.437, ये भी 0.437। तुम क्या सारे कैश फ्लोज को लाइन में लिखते हो ना, ये भूल जाते हो। कोई यहाँ पे 0.847 लिख देगा, फिर कोई फिर कोई यहाँ पे वापस से 0 लिख देगा। ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। पहले देखो कौन से ईयर में हो रहा है, उसके बाद उस हिसाब से उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लो। ठीक है, ऐसा करोगे तो गलती नहीं होने वाली। बस अब डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ले लेना, दिस इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करके, और फाइनली तुम्हारा एनपीवी निकल के बाहर आ जाएगा। तो देख लेते हैं मेरे भाई। तो ये तो मेरे भाई 20 लाख, ये तो मेरे भाई 2.5 लाख। तो ठीक है, ये तो 20 लाख कैलसी पे लो, 20 लाख एम माइनस 2.5 लाख एम माइनस, फिर 32,50,000 इंटू 0.847 एम प्लस, तो ये आता है पॉजिटिव 27,52,750। फिर 32,08 इंटू 0.718 एम प्लस, तो ये आता है मेरा कितना 23,03,344। ये मैच करते चलते अपन लोग। ये देखो 27,52,750 ये मैच हो गया, 23,03,344 ये भी मैच हो गया। फिर 33,20,000 इंटू 0.609 एम प्लस, तो ये आता है मेरा 20,21,880, तो मेरा ये भी मैच हो गया। फिर ईयर नंबर 4 में मैं बोलता हूँ 33,20,000 इंटू 0.516 एम प्लस, तो ये आता है 17,13,120, तो ये भी मेरा मैच। ईयर 5 में 33,20,000 इंटू
0.437, तो 1450 840 ये मैच नहीं होगा क्योंकि इसमें इन्होंने वर्किंग कैपिटल और वो भी एडजस्ट किया हुआ है। तो रुको, 14,50,840 पहले लिख के एम प्लस करो, फिर 2.5 लाख रुपए इंटू 0.437 करके फिर से एम प्लस करो, तो 109,250 एंड 1 लाख रुपीज इंटू 0.437 लेकर के फिर से एम प्लस करो 43,700, तो आता है 81,44,884। देखो भाई हो गया मैच, 81,44,884। तुम चाहते हो ना कि तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा ये वाला वैल्यू मैच हो, कुछ नहीं, बस ये 3 को ऐड कर दो। देखो 1450 प्लस 109,250 प्लस 43,700 तुम करोगे 16,03,790 आता है। ये देखो ये मैच हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो भैया ये वाला क्वेश्चन भी अपना धाकड़ तरीके से सॉल्व करके हो चुका है। ठीक है, तो भाई साहब देखो, लेटेस्ट पीवाईक्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का खत्म, लेटेस्ट आरटीबी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का खत्म। ठीक है, तो भाई साहब अपना पीवाईक्यू जनवरी 25 भी सॉल्व हो गया है। अब मैं तुमको एक छोटा क्वेश्चन करवाऊंगा और एक बड़ा क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही दिखा देता हूँ। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 18 मुझे तुम्हारी मॉड्यूल पे लेके चलना है तुमको, वो मुझे तुमको दिखाना है। 1 मिनट, अरे नहीं ये तो दूसरा खुल गया, 1 मिनट। हाँ, इन्वेस्टमेंट का मॉड्यूल कहाँ पर है, इन्होंने दिखाया नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये खुल नहीं रहा है कहीं तो भी। मेरा आईसीआई का मॉड्यूल कहाँ पे है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का? इसमें रहेगा। ये लगता है नहीं, ये तो लेवरेजेस का है। ये हाँ चलो खुल गया। तो आई होप तुमको पूरा दिख रहा है ना। हाँ, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मॉड्यूल है। अब इसमें ना मुझे तुमको एक सम करवाना है, इलस्ट्रेशन नंबर 18, बट ये हम लोग है ना सिर्फ इसका ऑडिट करेंगे क्योंकि ये ना तुम्हारे रिप्लेसमेंट डिसीजंस पे अपन लोग सॉल्व नहीं करेंगे। वी विल बी ओनली एबल टू ऑडिट इट, क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जो कोर कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का मुझे तुमको वही समझाना है। तो इलस्ट्रेशन 18 पर आ जाते हैं अपन लोग। अरे इलस्ट्रेशन 18 किधर है? हाँ ऊपर गया ना, यस। अब ये पता है क्या है, ये रिप्लेसमेंट डिसीजंस का क्वेश्चन है, मतलब कहने से इंक्रीमेंटल अप्रोच होगा। हाँ भैया, प्लस यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन है ना वो WDV के हिसाब से निकालना है। मतलब ओ भैया, मतलब ये वो डेडली कॉम्बिनेशन है जिससे हम लोग डरते हैं। हाँ भाई, ये वो डेडली कॉम्बिनेशन है जिससे तुम डरते हो, बट अभी नहीं डरोगे, टेंशन नहीं लेने का, कुछ डरने लायक इसमें है ही नहीं, इसमें कुछ डरने लायक है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें पता है क्या है, मैं बता दूं, सिर्फ देखते जाना। मैंने जो लॉजिक दिया है ना, 1 मिनट। हाँ, मैंने जो लॉजिक दिया है ना तुमको, बस वो लॉजिक अप्लाई करना, तुम्हारा काम निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे मैं देखो, मैंने क्या बोला था, जब भी इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन हो, सॉरी इंक्रीमेंटल बेसिस हो प्लस WDV पे डेप्रीसिएशन निकालना है, तो हर एक साल का क्लोजिंग WDV इंक्रीमेंटल बेसिस पे निकालना पड़ेगा। हाँ, और फिर उस पर अपन डेप्रीसिएशन निकालते जाएंगे, खत्म। ठीक है, तो इधर आ जाओ। कैसे होता है सॉल्व, मैं तुमको डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट ही बता देता हूँ इसका। ये थोड़ा सा ना मेरे को जूम आउट रखना पड़ेगा। हाँ देखो क्या बोलते हैं लोग, HMR is considering replacing a manually operated old machine with a fully automatic new machine. Old machine has been fully depreciated for tax purposes but has a book value of 240. टैक्स पर्पस का मेरे को यहाँ पे कोई काम नहीं है। देखो बुक वैल्यू कितना है, 1 मिनट। बुक वैल्यू कितना है इसका, तुम बोलोगे 2.4 लाख का।
द मशीन हैड बिगन कॉजिंग प्रॉब्लम्स विद ब्रेकडाउन्स एंड इट कैन नॉट फेच मोर देन 30,000 इफ सोल्ड इन द मार्केट। मतलब देखो सेल वैल्यू जो है ना वो है इसका 30 के एट प्रेजेंट। इट विल हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 years। The company has been offered 1 lakh rupees for the old machine as a trade-in on the new machine, which has a price of trade-in at 4,50,000 and the expected new machine is 10 years with a salvage value of 35,000। तो सबसे पहले तो देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। किधर गया तुम्हारा मैंने इंक्रीमेंटल बेस ही नहीं निकाला है लगता है। एक मिनट। एक मिनट। हाँ ठीक है, समझ गया। 7.5 ना। हाँ अभी सुनना बात ध्यान से। ये लोग क्या बोलते हैं कि देखो मशीन का बुक वैल्यू कितना है 2,40,000, ठीक है। प्लस ये लोग क्या बोलते हैं पता है कि अगर मशीन को मैंने रिप्लेस किया, सुनो, मतलब ये जो 2,40,000 है ना ये मेरा समझो ओपनिंग WDV है, मेरे को इंक्रीमेंटल WDV निकालना है। तो देखो ओपनिंग WDV ये है। अगर मैं इस मशीन को रिप्लेस करता हूँ, सुनो मेरी बात, अगर इस मशीन को मैं रिप्लेस करता हूँ ना मेरे भाई, तो ये क्या बोलते हैं पता है कि ले भाई 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए भाई तेरे को पुरानी मशीन के मैं दूंगा। तो सेल वैल्यू है तो माइनस 1 लाख रुपया हो जाएगा, प्लस 4.5 लाख, तो कुछ 5,90,000 आता है वर्थ। अभी यहाँ पर इन्होंने निकाला हुआ नहीं है। अरे यार मेरे को यही समझाना था और इन्होंने ये इसी का कैलकुलेशन किया नहीं है यहाँ पे। ओह क्या किया जाए। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन रहने देते हैं अपन लोग, ये वाला क्वेश्चन रहने देते हैं। मैं तुम्हारा एक होमवर्क क्वेश्चन तुमको रेफर करवा रहा हूँ अभी, इसको जाने दो, ठीक है। क्योंकि ये इसको ना मतलब ऐसा है कि मेरे को पूरा कैलकुलेट करवाने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर मैं कैलकुलेट करने गया ना तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो मैं देख रहा था इन्होंने कहीं पे तो वो कैलकुलेशन किया है कि नहीं, बट दे हैव नॉट डन दैट कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन को ऑडिट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे ICI मॉड्यूल के प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर कौन सा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 या तो 17 में से एक है। हाँ 11 है, ठीक है। तो दिस हैज़ बीन डन इन क्लास वर्क, दिस हैज़ बीन डन इन क्लास वर्क, ठीक है। तुम चाहो तो ये क्वेश्चन घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बट अभी मैं उसका पूरा कैलकुलेशन ना मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को लिख के करना पड़ेगा। इधर आ जाओ, अब ये वाला देखो, और ये क्वेश्चन है ना भाई PYQ है, जुलाई 21 में पूछा हुआ है इन्होंने। Zavli Limited as a machine which has been in operation for 3 years. The machine has a remaining estimated useful life of 5 years with no salvage value in the end. Its current market value is 2 लाख रुपीज़। मतलब देखो क्या बोलते हैं कि करंट मार्केट वैल्यू है ना मशीन की 2 लाख रुपए की है। द कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज अ न्यू मॉडल ऑफ मशीन टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन। द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। अब समझने का ट्राई करना। 8 साल का मशीन का लाइफ है जिसमें से ना 3 साल बिक गए। देखो विच हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 3 years, मतलब कहने से और कितने साल बचते हैं, 5 years और बचते हैं। तो या तो ये 5 साल तक मैं एग्जिस्टिंग मशीन यूज़ कर लूँ या तो 5 साल के लिए नई मशीन खरीद लूँ। तो ये जो 8 years है ना, ये ऐसा मत बोलना कि यहाँ पे इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो लगेगा क्योंकि ये 8 years है ये 5 years है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि मेरे भाई इस 8 years में से ना 3 years ऑलरेडी बीत चुके हैं और अभी बचते 5 साल ही है। तो या तो 5 साल तक इसी मशीन को यूज़ कर या तो 5 साल तक नए मशीन को यूज़ कर, ठीक है। तो इसमें पता है कैसे होगा, इधर आ जाओ। मशीन का देखो आज से कितने 3 साल के पहले मैंने 3,30,000 का मशीन खरीदा था। तो अब आज से 3 साल पहले का WDV इमेजिन करो। तो ओपनिंग WDV 0, उसमें मैंने परचेज किया मशीन 3,30,000 का, और कोई उस पर्टिकुलर ईयर में मशीन सेल नहीं हुआ था, बराबर है, हाँ जी। तो ईयर 1 का क्लोजिंग WDV 3,30,000 निकला। अब इसी क्लोजिंग WDV में अगले 3 साल तक कोई चेंज नहीं है, तो सिंपली डेप्रिसिएशन WDV बेसिस पे लग जाएगा। तो कितना WDV बेसिस है, तो ये लोग बोलते हैं कि भाई साहब 20% है, ठीक है। तो यहाँ पर -20%, -20%, -20%, तो 168,960 ओपनिंग WDV निकलता है। अब देखो इधर मैं क्विकली कैलकुलेट करके बता दूंगा, इधर आओ, ठीक है। तो समझना ओपनिंग WDV 168,960 निकला। अब समझना अगर परचेस या रिप्लेस हुआ तो क्या, अगर रिप्लेस नहीं हुआ तो क्या, ऐसा ही बोला था हाँ भैया। तो 168,960 तो यहाँ पर, प्लस अगर मैं रिप्लेस करूँगा
तो एग्जिस्टिंग मशीन तो मेरे को नया मशीन परचेज करना पड़ेगा कितने का, 10 लाख का। तो यहाँ पे 10 लाख ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं। साथ ही साथ अगर मैंने रिप्लेस किया तो पुराना मशीन सेल भी करना पड़ेगा, और पुराने मशीन की सेलिंग प्राइस कितनी है, तुम बोलोगे 2 लाख में मार्केट में बिक जाएगा, तो 2 लाख। तो क्लोजिंग WDV यहाँ पर आता है 168,960, और यहाँ पर कितना है, तुम बोलोगे 968,960। तो देखो इंक्रीमेंटल कितना आ रहा है अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो, अरे वापिस से गलत किया मैंने, ये ना इफ़ रिप्लेस यहाँ पर नहीं है, अगर रिप्लेस नहीं किया तो क्या, और रिप्लेस किया तो क्या, ठीक है। तो 968,960 माइनस 168,960 तुम करोगे तो 8 लाख आता है इंक्रीमेंटल WDV। बस इसी 8 लाख पे हर एक साल 20-20% लगाते जाओ। तो ये देखो 1,60,000 इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन आता है। इसका मैं तुमको सोल्यूशन के साथ मैच करवा देता हूँ। किधर गया इनका, हाँ ये देखो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तुम देखोगे, देखो यहाँ पर कितना आया, ये देखो 1,60,000, फिर इंक्रीमेंटल WDV था 8 लाख, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो अगले साल का ओपनिंग WDV आएगा, उस पर 20% लगाओगे 1,28,000। ऐसे करते करते तुम्हारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं है भाई साहब। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज एनालिसिस तुमको करना है इस क्वेश्चन में। जैसे कि तुम देखोगे ना यहाँ पर, तो ये देखो अगर एनुअल आउटपुट 30,000 यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस कितना 15 रुपीज़, और यहाँ पर एनुअल आउटपुट 75,000 यूनिट्स है और 15, तो मेरे को बताओ इंक्रीमेंटल सेल कितना होगा। अगर मशीन को रिप्लेस किया और नया मशीन लाया तो 75,000 यूनिट्स बनेंगे हर साल, मल्टीप्लाइड बाय 15 रुपीज़ एम प्लस। और अगर रिप्लेस नहीं किया तो 30,000 यूनिट्स ओल्ड मशीन अभी भी प्रोड्यूस कर ही रहा है इंटू 15। तो ये इंक्रीमेंटल कितना आया 6.75 लाख, 75,000 इंटू 15 माइनस 30,000 इंटू 15। तो देखो एवरी ईयर इंक्रीमेंटल सेल इतना आता है मेरा। तो ये देखो एवरी ईयर इंक्रीमेंटल सेल की अगर मैं बात करूँ ना, ये देखो 6,75,000 एवरी ईयर आता है। देखो उन्होंने भी वैसे ही किया है, रिप्लेस नहीं किया तो क्या वर्सेस रिप्लेस किया तो क्या। और याद रखना कॉस्ट अगर एक्सेस में आया तो उसको लेस करना, ये मेन स्टेटमेंट तुम्हारा इधर बन रहा है। तो यहाँ पे PBT आया, अब एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन उसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन उसका माइनस टैक्स प्लस नेट कैश फ्लो करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8 लाख का होगा। अच्छा एक और चीज़, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट डिसीजन है तो याद रखना, मैंने बोला था ना कि सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कितना है 2 लाख, माइनस नया मशीन परचेज किया कितना 10 लाख, तो नेट इंक्रीमेंटल इनिशियल कैश फ्लो कितना हुआ 8 लाख। तो ये 8 लाख यहाँ पे माइनस हुआ है। समझ में आती है बात कि नहीं समझ में आती है बात? हाँ जी भैया बात समझ में आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना मैंने तुमको करवा दिया क्लास में ही। अच्छा है, तुम अभी घर पे 3 ही क्वेश्चन करना, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन 18 जो है ना ट्राई करना, बने तो ठीक है वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जुलाई 21 वाला PYQ पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसा तो बनना ही चाहिए। एनीवेज अब एक अंतिम क्वेश्चन अपन लोग करते वाले, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। ये भी मैंने तुमको दिखा कर ऑडिट ही करवा देता हूँ, इधर आओ। हाँ ये देखो मस्त क्वेश्चन है ये। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर अ कैपिटल प्रोजेक्ट, एनुअल कैश इनफ्लोज कितना 1 लाख, यूजफुल लाइफ 4 लाख, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12%, PI 1.064। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, वेरी वेरी सिंपल। कैन आई से मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर मैं बोलूँ 1, PI का बिहेवियर मैं तुम्हारा टेस्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 पता है कौन से केस में आता है? कैन आई से जब मेरा PVCI इज इक्वल्स टू PVCO। हाँ भैया, और इसी केस में आपका NPV भी 0 आता है। बट यहाँ पर PVC प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना है 1.064। मतलब कहना है से यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू कैश इन्फ्लोज है ये IRR के बेसिस पे नहीं लिए हुए हैं। ओ ये एक अच्छा एनालिसिस है। तो और IRR इन्होंने देखे रखा है 12%, तो समझने का ट्राई करना। एनुअल कैश इन्फ्लोज कितना है 1 लाख। अब समझना PI 1 किस केस में आता है? जब मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज के आउटफ्लोज है उसके इक्विवेलेंट है। और अब याद रखना IRR के बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे निकलेगा? तो मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपए इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 12% फॉर हाउ मेनी ईयर्स, प्रोजेक्ट का लाइफ 4 साल। तो बस ये 12% के PVCO को ऐड कर दो, तो 0.893
प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636 करोगे तो आता है 3.038। तो बस यही मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितना आ गया, तो तुम बोलोगे 1 लाख इंटू 1 लाख रुपीज़, दैट्स इट। तो 3,03,800 ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ गया। कितना? 3,03,800। फिर बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। अब इससे समझने का ट्राई करना। अब ना ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज या इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हर एक केस में सेम ही रहने वाला है। अगर रेट के बदलने की वजह से कुछ बदलेगा वो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अब इन्होंने केई पे पीवी से पीआई तो दिया हुआ है, इधर ही सॉल्व करा रहा हूँ। तो अब देखो पीआई कैसे निकलता है, वंस अगेन पीवीसीआई अपन पीवीसीओ, वो तो अपने को पता ही है। तो अब समझना पीआई मेरा कितना है 1.064 बराबर, पीवीसीआई कितना है अपने को नहीं पता, बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज तो 3,03,800 ही आता है। हाँ जी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितना है, कहने से 1.064 इंटू 1.064 मल्टीप्लाइड बाई 3,03,800 में करूँगा तो आता है 3,23,243। ये प्रेजेंट वैल्यू पर आता है, ठीक है। मतलब कहना ही से कि 1 लाख रुपए को अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ x% फॉर 4 ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3,23,243 आता है, ठीक है। और मैं तुमको बता देता हूँ कि जब तुम अभी अपने पास टाइम कम है तो मैं बता देता हूँ कि जब तुम 9% पे करोगे ना तो तुम्हारा आंसर सबसे करीब आएगा। देखो मैं बोलता हूँ 0.917 प्लस 0.842 प्लस 0.772 प्लस 0.708 इंटू 1 लाख करो तो आता है 3,23,900 जो इसके सबसे ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो उन्होंने बोला है 9% है, ठीक है मेरे भाई। फिर बोलते हैं एनपीवी निकालो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपने पास अवेलेबल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज अपने पास अवेलेबल है। तो एनपीवी कितना 3,23,243 माइनस 3,03,800 करके एनपीवी आता है 19,443। और फिर ये लोग बोलते हैं कि रेगुलर पेबैक पीरियड कितना है। तो देखो मेरे को कितना रिकवर करना है 3,03,800, मतलब कहने से पहले 3 साल में 1 लाख इंटू 3 करके 3 लाख तो रिकवर हो ही जाएगा। हाँ भैया, फिर चौथे साल में रिकवर कितना हो रहा है 1 लाख रुपया, बट मेरे को कितना चाहिए 3,03,800 माइनस 3 लाख में करूँगा, मेरे को सिर्फ 3,800 चाहिए। तो 3 ईयर्स प्लस 3,800 अपॉन 3 लाख में करूँगा तो 0.012666666 मतलब 3.0127 ईयर्स या 26666 ईयर्स इज माई पे बैक पीरियड। अच्छा, इसको मंथ्स में करना है ना तो 0.126666 को मल्टीप्लाई करो इंटू 12 तो 1.51 मतलब 3 ईयर्स 3 साल और 1.5 महीने तक तुम्हारा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके आंसर्स को सही है कि नहीं। ये देखो, तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन्होंने निकाला हुआ है 9%, यहाँ पर तुम देखोगे ना, हाँ सॉरी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 9% नहीं 3,03,800 ये मैच कर रहे हैं। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये देखो 9% इन्होंने निकाला हुआ है अप्रॉक्स, इनका भी आंसर अप्रॉक्स आता है क्योंकि अब उनका लास्ट में 243 और अपना 900 आ रहा है ना, इसके लिए अप्रॉक्स बोल रहे हैं। एनपीवी 19,443 मैच और ये 3.038 ईयर्स, ये कुछ नहीं, पे बैक पीरियड 3.083 ईयर्स इन्होंने अलग से निकाला हुआ है। $3.083 ईयर्स आता है क्या? हाँ सॉरी, ये 0.038 आता है, गड़बड़ कर दिया ना मैंने, ये 0.038 आता है। 3,800 अपॉन 1 लाख के 0.038 प्लस 3 करोगे तो ये आ गया 3.038 ईयर्स। चलो बहुत बढ़िया। ऑल राइट, विद दिस वी आर डन विद अनदर ग्रैंड रिविजन सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आई होप आपको मजे आ गए होंगे जिंदगी के, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी हाँ जी, चलो बहुत मजे आ गए, बहुत मजे आ गए, बहुत मजे आ गए। और बंद करते हैं अब इस सेशन को। आई होप भाई साहब बहुत अच्छा खासा रिविजन अपना हुआ है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन जहां पर हम करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाले चैप्टर को। सो गाइज टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। और हाँ, सेल्फ स्टडी वर्क में जो बाकी के 2 क्वेश्चन है ना वो करके आना, ये क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, अननेसेसरी बहुत सारा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। इसके लिए मैं करवा नहीं पाऊंगा, इसको जाने ही दो, इसको जाने ही दो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, ज़्यादा आता है,
जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर अपन इलस्ट्रेशन 17 जो अपन ने किया ना, वो अच्छा खासा पूछते हैं ये लोग क्वेश्चन में। तो अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया ICI मॉड्यूल का। अब तुम्हारे लिए बस 2 काम है, एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 करके आना, और PYQ सितंबर 24 का जो केस सिनेरियो नंबर 1 है वो करके आना। दैट्स इट। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, सेल्फ स्टडी वर्क करके आना। बाय 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 बाय।